स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु। दिन की ऊंचाई पर आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 3 दिनों में ग्लोबल मार्केट सुस्त रही हैं। डाउ में आपने बड़ी गिरावट देखी है, बट हमारे बाजारों पर कोई असर नहीं। आज थ्रू द डे हमने देखा बाजार एकदम स्टेडी पाथ पर ऊपर ही आते रहे। एक बार भी आपको डिप नहीं दिखा और अब 18,200 पर निफ्टी की नजर बनी हुई है। 18,195 का अभी थोड़ी देर पहले आपने हाई भी बनाया है। बैंक्स की तरफ से पूरा योगदान है, एनबीएफसी की तरफ से योगदान आपको बढ़िया आते हुए दिख रहा है। थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन भी इस समय बढ़िया आपको बाजार में दिख रहा है। तो आइए एक बार इस समय की जो बड़ी बातें क्या हैं वहां पर कर लेते हैं फोकस और देखते हैं कि बाजार किस डायरेक्शन जा रहा है। बढ़िया रिकवरी आई है, 3 महीने की ऊंचाई पर है बाजार। 18,200 के बेहद करीब आपको यहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहां पर भी 150 अंकों का बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। मेटल्स यहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी आ रही है। बैंक्स स्पेशली पीएसयू बैंक्स बड़ा एक्शन यहां पर भी आते हुए दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो आपको अच्छे एक्शन में दिख ही रहे हैं। फार्मा शेयर्स में भी आज खरीदारी आती हुई दिखी है। रियल एस्टेट यहां पर थोड़ा सा दबाव है। एफएमसीजी मामूली सी गिरावट यहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, हल्की फुल्की ही मूव यहां पर आती हुई दिखेगी। ऑटो भी आज एकदम फ्लैट है। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट 1 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली आपको खरीदारी आ रही है, बट अगेन कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। बट हाँ, 3 दिन की कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स में थी। यूएस फेड की पॉलिसी आई, हमारे बाजार को उसका कुछ लेना देना नहीं है। बढ़िया मोमेंटम में आप बने हुए हैं। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा, वीकली एक्सपायरी कैसी हो सकती है, आपको क्या करना है इन सब के बीच। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स का तो एक्शन बना ही हुआ है। आइए अनिल जी से भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आज मतलब एक भी मौका नीचे वाला नहीं दिया बाजार ने। जिस लेवल पे खुला स्टेडीली थ्रू द डे, वहां पर आप ऊपर ही आते हुए दिखे। एक बार भी डिप नहीं आया, कोई पैनिक सेलिंग नहीं आई, कोई पोजीशन हल्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वीकली एक्सपायरी से पहले बढ़िया मूड माहौल दिख रहा है सर। और ये 3 दिन की डाउ की वीकनेस, जैसा सुबह कह रहे थे, हमें क्या लेना देना है? बिल्कुल डीप। और 18,065 एकदम उसी लेवल से घुमा। निफ्टी 18,066 का लो बनाया है और बैंक निफ्टी 43,225 का लेवल होता है, 43,213 से घुमा है। तो परफेक्ट एक पुल बैक सही लेवल से आया है निफ्टी पर और बहुत ही मजबूत कहा जाएगा। ताकत दिखाता है। कल भी जितना आपको गिरना चाहिए गिरा नहीं। आज तो 3 दिनों की गिरावट के बावजूद मतलब ये तो ऐसा हो गया खाली डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में देखे उतना ही काफ़ी है। और आज की मजबूती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपके सामने इवेंट की रिस्क निकल गई, बल्कि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीपी। कल अगर आप देखें तो वायदा कारोबार में थोड़ी बिकवाली के नंबर्स थे एफआईएस की तरफ से। प्रॉफिट बुकिंग बड़े दिनों बाद दिखी है एफएनओ में थोड़ी बहुत। स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार 3 दिन से अमेरिका कमजोर था। आज भी अगर आप डाउ फ्यूचर देखें तो ऐसा कोई तेज दौड़ लगाते हुए नहीं दिख रहे। मुश्किल से 40-50 पॉइंट ऊपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। और जिस तरह से अमेरिका के बैंक्स गिरे कल भी, तो उस लिहाज से डाउ अब तो 50 भी नहीं है। उसके बावजूद भारतीय बाजार अच्छी मजबूती के साथ एक्सपायरी के दिन टिके हुए हैं। तो ये अपने आप में हमारे बाजारों की ताकत दिखाता है और एक क्लियर कट रुझान दिखाता है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक जो बड़ा कारण है वो समझना चाहिए, जो कि आपको इकोनॉमिक डेटा की मजबूती दिख रही, चाहे वो बड़े इकोनॉमिक डेटा हो या फिर कंपनियों के नतीजे। आप देखिए, एक एक्सीडेंट बताइए कोई रिजल्ट का आपको नजर आया हो, करेक्ट। तो हार्डली एक दो छोटे मोटे वो 1-2 तो खैर हमेशा होंगे। वो तो हर क्लास में 1-2 बच्चे फेल होते हैं, है ना। तो अब तक सबसे बड़ा एक इन्फी था, अदरवाइज कुछ हाँ, इन्फी भी वो शुरुआत में आया इसलिए अब इन्फी आता, शायद इन्फी भी अब नहीं गिरता। सो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंफर्ट मार्केट जो ले रहा है वो रिजल्ट से ले रहा है। अभी तक एक रिजल्ट आपको ऐसा नहीं दिखा जिसके दम पर किसी सेक्टर की ऐसी तेजी हो जाए या बाजार गिर जाए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कंफर्ट वो है। कंफर्ट नंबर 2 फ्लोज है। आपके पास फ्लोज पॉजिटिव है और ये फ्लोज अगर मार्च के महीने तक, जब तक आप मंदी देख रहे थे तब तक, मंदी मतलब जो भी कमजोरी, कंसोलिडेशन, थकावट रुकावट के संकेत उसके बावजूद कम नहीं हुए, तो अप्रैल मई में अगर मूड बेहतर होता तो फ्लोज तो बेहतर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा ये बड़ा कंफर्ट है। और तीसरा कंफर्ट इस बात को लेकर है कि हमारे यहाँ ब्याज दरें बढ़ना रुक गई है, अमेरिका में भी अब नहीं तो अगली बार रुक जाएगी। हर बार हम यही सोचते हैं अगली बार रुक जाएगी, अगली बार रुक जाएगी। तो वो ये सब चीज़ों से चलते हुए, और एक और चौथी बड़ी चीज़ जो अमेरिका में कल कमजोरी हुई, लेकिन जो आज सुबह से हम बात कर रहे थे, इक्विटी मार्केट डरे हुए हैं, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट मजबूत है फेड की मीटिंग के बाद। सो अब दोनों में से एक चीज़ ठीक होनी है। वो ठीक आज रात अमेरिका में होनी चाहिए, या तो इक्विटी बढ़ जाए या फिर ये भी घट जाए। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। मेरा ये समझना है एक ब्रेकआउट की बड़ी तैयारी बाजार करता हुआ दिख रहा है।
ब्रेकआउट की तैयारी, बड़ी ब्रेकआउट की तैयारी अब करता वैसे है। सुबह 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहे बिल्कुल, और आज 18,195 के आसपास हम पहुंचे। हाई इस रनअप का पूरा हाई हमने आज बनाया है निफ्टी पर भी, और बैंक निफ्टी पर भी एक बार 43,500 के पार निकलने की कोशिश की है। सो आई थिंक बचे हुए समय में आपको इंपॉर्टेंट एक ही चीज पर फोकस करना है, 18,200 225 के आसपास जाकर वहां हम रुकेंगे। अगर उसको पार करके टिके तो बढ़िया और बड़ी तेजी हम बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1। और बैंक निफ्टी में 43,500 550 के आसपास इस रुककर अगर टिककर पार निकल गए तो एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनाएंगे। तो इन दो लेवल्स पर नजर रखनी है। 2 दिनों से हम सुबह ये बात कर रहे हैं कि जब तक 43,000 और 18,000 ना टूटे डरना मत। और आज दूसरी लाइन ये लिखाई थी 43,500 और 18,200 के ऊपर टिके तो जमकर तेजी करें। और देखना ये कि आज वो मार्केट मौका देता है नहीं, बस इसी पर अगले 1.5 घंटे फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो फोकस है बाजार के मौके पर। क्या बड़ा एक और ब्रेकआउट बाजार के लिए तैयार हो रहा है, और वीकली एक्सपायरी, इस पर तो हमारी नजर है ही। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान से भी, जानते हैं अब तक कौन से नतीजे आए हैं और साथ ही आने वाले दिनों के कुछ ट्रिगर्स, खबरें भी क्या कह रही हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में तो ऑब्वियसली नंबर्स तो हैं ही, जिस तरह से यहाँ पर आपको एचडीएफसी लिमिटेड इसके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, अदानी एंटरप्राइजेस पर भी फोकस रखे। एफ&ओ स्पेस से डाबर, टाटा पावर, टीवीएस मोटर समेत आईडीएफसी लिमिटेड और यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। ब्लू स्टार नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। साथ ही इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस, ओएफएस यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए आज बंद हो जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ईसीबी की पॉलिसी पर भी नजर आपको रखनी है आज के दिन में। साथ ही कल के हिसाब से निफ्टी से ब्रिटानिया अपने नंबर्स घोषित करेंगी। एफ&ओ स्पेस से फेडरल बैंक, मैरिको, भारत फोर्ज और पिरामल एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स आएंगे। कोहिनूर फूड्स और एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स बी ग्रुप से टी ग्रुप पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अप्रैल महीने का जो जॉब्स डेटा है यूएस का, उस पर अहम फोकस रहेगा। और साथ ही मार्च महीने के रिटेल सेल्स आंकड़े भी यूरोप के आते हुए दिखेंगे। 6 मई शनिवार एडीएफ फूड्स नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और शेयर विभाजन पर विचार करती हुई दिखेगी। और अंत में एथर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। तो काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं और साथ ही कुछ एक ग्लोबल इवेंट्स अभी भी बाकी है। तो चलिए, फेड की पॉलिसी तो हो गई, बट आज ईसीबी की पॉलिसी आएगी और कुछ और भी इवेंट है हमारे बाजार में भी। नतीजों की तो लंबी लिस्ट है। आज कौन से नतीजे आ चुके हैं और बाकी क्या खबरें हैं, ये अरमान बताने के लिए तैयार है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए जी। कुछ नतीजे आए हैं जिसमें फर्स्ट सोर्स की सबसे पहले बात करें तो मुनाफे में लगभग आपको 12.5% के आसपास की गिरावट दिखेगी। मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स यहाँ पर हालांकि अगर आप मार्जिन्स देखें ओवरऑल 9.2% से बढ़कर लगभग 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अब ईबिट की बात करें तो ईबिट में भी आपको अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी दिख रही है। 140 करोड़ से बढ़कर अगर आप बात करें तो 180 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। राणे इंजन वेल की बात करें, यहाँ पर कंपनी को घाटा था लगभग 1 लाख का, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो आपको लगभग 5 करोड़ के आसपास का कंपनी को मुनाफा आता हुआ दिखा है। आय में भी लगभग आपको 25% का उछाल है। जो 109 करोड़ की आई थी वो बढ़कर अब 136 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखें, क्योंकि कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि यूएस एफडीए ने इनके जो तेलंगाना का जो प्लांट है वहां पर जांच शुरू की है। और ये जो जांच है ये अगर आप देखें तो कल तक जो है पूरी हो जाएगी। पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंपनी की जो जेवी है उनको लगभग 1300 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अगर आप इसमें देखें जो कंपनी की अगर हिस्सेदारी होगी तो कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 508 करोड़ की होगी। गो फर्स्ट पे लगातार अपडेट है, जिसमें गो फर्स्ट की सभी उड़ानें जो 9 मई तक रद्द की गई हैं, उसी के साथ साथ डीजीसीए ने गो फर्स्ट को एक सख्त निर्देश भी दिए हैं कि आपको जो ग्राहकों के रिफंड की जो है वो व्यवस्था भी करनी है। और कंपनी ने 15 मई तक जो टिकट बिक्री जो है बंद करने की जानकारी भी दी है। और कई सारी अगर आप देखें ब्लॉक डील्स हैं। आरवीएनएल लगभग 91 लाख शेयर्स, मदरसन सुमी 50 लाख, जोमेटो 28 लाख, कोल इंडिया 17 लाख, उज्जीवन 13 लाख, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 13 लाख और टीटीएमएल लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और ढेर सारा फंड एक्शन, जिस पर रखिए नजर रखिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स पर जो हो चुके हैं हमारे साथ तैयार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी आ चुके हैं लंच करके। सुमित जी, जैन साहब भी हैं तैयार। वागले साहब और हिमांशु जी अपने बिगुल के लिए तैयार होते हैं। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, क्लियरली एनबीएफसीज लेड बाय चोला फाइनेंस, उसके बाद एम&एम फाइनेंस, इसके ट्यूसडे को नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है इसी स्पेस में काफी ट्रैक्शन बनी हुई है। और यहाँ पर बजाज फाइनेंस, इसमें भी मुझे लगता है कि एक रिजल्ट के बाद, तेजी के बाद एक पॉज देखने को मिला और यहाँ पर जो तेजी है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है।
तो 6500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 75 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, इसमें 70-75 की रेंज में एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 55 रुपए का। पहला टारगेट 105 रुपए, दूसरा टारगेट 125 रुपए। बजाज फाइनेंस की 6500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है ये स्टॉक 6500 के लेवल आपको कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है, यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 6500 की तरफ जा रहा है आपके लिए बजाज फाइनेंस। यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए करिए ट्रेड और डेज हाई पर भी आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो अच्छी मूव बजाज फाइनेंस की आपको दिख भी रही है। स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में है। एनबीएफसीज का ही दिन आज दिख रहा है। बजाज फाइनेंस तो अच्छे एक्शन में है, एल&टी फाइनेंस में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखिए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार एल&टी फाइनेंस भी देखें, बढ़िया मोमेंटम में 96 के लेवल पर पहुंचते हुए दिख रहा है सर। इस पर कोई राय? देखिए दीपांशु, बिल्कुल एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक मामूली सी हर्डल मुझे 97 के आसपास लगती है और 97 से टकराकर 4-5 बार पहले भी स्टॉक में करेक्शन आया, तो 97 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह का ट्रैक्शन स्टॉक में है आज पूरे ट्रेडिंग सेशन में, और हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन है, मुझे लगता है 97 के लेवल्स को भी ये स्टॉक निकाल जाएगा। और अगर ये 97 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है तो इसमें फिर आपको 3 डिजिट्स में एक ट्रेड होता हुआ दिखाई देने की पूरी संभावना है। तो मेरी राय में बिल्कुल वेट एंड वॉच करें। 97 के ऊपर इसमें नई खरीदारी की राय। 97 के ऊपर नई खरीदारी की राय होगी। एस्कॉर्ट्स भी बढ़िया मोमेंटम है, 3.25% की तेजी आपको एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर भी दिख रही है। एक बार वागले साहब से एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर राय भी लेते हैं। वागले साहब, आपके रेडार पर भी था, लास्ट 2-3 दिनों से कॉल भी आई थी, जरा बताएं सर एस्कॉर्ट्स क्या करना है इसमें। गुड आफ्टरनून दीपांशु। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, एस्कॉर्ट्स में मैंने 2100 का टारगेट कहा था, उसको मैं मेंटेन करता हूं। आप कल तक रुक जाए, लेटेस्ट मंडे तक आपको 2100 के लेवल्स मिलने चाहिए। अगर किसी ने 2010-15 में लिए है जैसे हमने कहा था सुबह में, तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रखिए। इंट्राडे ट्रेड है तो 2070-2075 पे बुक करिए, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा 3% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड है तो ये 2120-2140 तक भी जा सकता है मंडे ट्यूसडे तक। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। 2100 के टारगेट वागले साहब ने आज आपको सुबह दिए ही थे। कंडीशनल बाई के लिए भी बात करी थी पिक ऑफ द डे में, और स्टॉक में भी आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। 2060 के लेवल तो आ ही चुके हैं इस काउंटर पर। और भी कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव अच्छी दिख रही है। मन्नापुरम में तो कल बड़ा ब्रेकडाउन आया था और स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में आया, बट मुथूट फाइनेंस को देखिए, जबरदस्त तेजी में आज ये काउंटर है, 3.5% ऊपर मुथूट फाइनेंस में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार इसके चार्ट पर भी एक चेक लेते हैं। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार मुथूट फाइनेंस देखें, अच्छे मोमेंटम में 1050 के ऊपर 3% की तेजी, क्या करना है अब इसमें? दिवांशु, स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है। मेरे को लग रहा है कि जैसे ये स्टॉक ऊपर में 1080 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। फिलहाल 1080 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1030, 1035 के पास का 1080 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मुथूट फाइनेंस यहां पर आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। मन्नापुरम कल टूटा था, बट आज मुथूट फाइनेंस में एक्शन है। टाटा मोटर्स पर रखिए नजर। यूके में जेएलआर के बिक्री के आंकड़े आए हैं और यहां पर कटौती हुई है। 5642 यूनिट से घटकर 4722 यूनिट्स की सेल्स आपको होती हुई दिखी। नहीं तो अप्रैल महीने का अपडेट आपको यूके से आ रहा है। जेएलआर की बिक्री के आंकड़े साल दर साल अगर आप देखें तो गिरावट हुई है, 5640 से घटकर 4722 की यहां पर आंकड़ा आते हुए दिख रहा है जेएलआर की तरफ से। यह है अपडेट। रखते हैं टाटा मोटर्स को अपने रेडार पर, रखिए भी। स्टॉक 1-2 दिन से थोड़े रेंज में ही है, 480 के आसपास कारोबार ये कर रहा है। बट मूव कई सारे और काउंटर्स में आ रही है। आईटी पर रखिए नजर, ये हम बात कर भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट सोर्स के नतीजे के बारे में अरमान ने बात करी। बिरला सॉफ्ट 4% का उछाल आपको बिरला सॉफ्ट के काउंटर में दिख रहा है। एक बार बंसल जी से बिरला सॉफ्ट की चार्ट पर चेक भी लिया जाए। बंसल जी, गुड आफ्टरनून। बिरला सॉफ्ट देखें सर, 4% ऊपर डेज हाई पे। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिनके पास है। दीपांशु, क्लियरली होल्ड की राय है, मतलब कि यहाँ पे नई खरीदारी की राय नहीं दूंगा। नया तो फ्रेश बाइंग, थोड़ी सी करेक्शन पे करना है। 279, 280 के प्राइस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी की राय होगी। 296, 298 के टारगेट बैठते हैं, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। करेक्शन पर फ्रेश खरीदारी बिरला सॉफ्ट के अंदर की जा सकती है। ओके, तो बिरला सॉफ्ट करेक्शन आए तो और करे खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से आती हुई। आइए थोड़ी देर में हम बजाज कंज्यूमर्स के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। आपके लिए लेकर आएंगे हम
न्यूज़ फॉर यूज का खास सेगमेंट भी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बिगुल तैयार है आपके लिए। जी वागे साहब बताएं सर। अनिल जी, चंबल फर्टिलाइजर में एक ब्रेकआउट आया है, 303 का भाव है, 299 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 4 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर में 312 315 तक के लेवल्स आपको कल या मे बी मंडे को देखने को मिलने चाहिए। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट्स पे बनाए। पोजिशनली मेरा मानना ये 330 तक जा सकता है, पोजिशनली मतलब 1 से 1.5 से 2 हफ्ते में। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 292 का होना चाहिए। कल जय ठक्कर और आज सुबह चंबल पर राय कुणाल जी राकेश जी की, और अब वागले साहब भी होते हुए बुलिश। तो एक के बाद एक चंबल पर बाय को लगातार आते हुए, माफ कीजिए कुणाल जी की, राकेश जी की नहीं, आज कुणाल जी का स्टॉक ऑफ द डे था। कुणाल जी बधाई भी स्वीकार करें और वागले साहब आप उनका धन्यवाद भी ले लें। आइए एक और बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1360 1360। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर मोमेंटम बन रहा है। बजाज फिनसर्व मेरे को लग रहा है कि यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर चुका है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1390 से लेके 1410 तक के देखने को मिलने चाहिए। बजाज फिनसर्व में नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1330 1335 के पास दिखाई दे रहा है। तो 1330 का स्टॉप लॉस लगा के बजाज फिनसर्व में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में आने वाले दिनों में जो पहला टारगेट बनेगा 1390 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 1410 रुपए का। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व वो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। तो एक के बाद एक सारे एनबीएफसी स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आ रहे हैं और अब यहाँ पर सुमित जी हैं बुलिश। 1390 और 1410 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है नतीजों पर फोकस करने का। न्यूज़ फॉर यूज हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी जो शामिल हो रही है वो है बजाज कंज्यूमर केयर। बजाज कंज्यूमर केयर देश की जाने पहचानी एफएमसीजी कंपनी और कंज्यूमर केयर कंपनी। हेयर केयर, स्किन केयर और हाइजीन सेगमेंट में कई कंपनी के ब्रांड्स हैं, 15 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और 8100 से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल ये कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है और लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट में कंपनी का करीब करीब 60% मार्केट शेयर है। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम आपको करवाते हैं मुलाकात और जयदीप नंदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद IIM बेंगलोर से आपने PGDM लिया है और साथ ही एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का 30 साल का लंबा अनुभव है और बजाज कंज्यूमर केयर में स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की जिम्मेदारी नंदी साहब की है। नतीजे एक बार आपके सामने रख दूँ, फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। आय बढ़कर आई है 14%, नतीजे कल आए थे और ग्रोस मार्जिन करीबन 63% के आसपास, जी हाँ 63%। कामकाजी मुनाफा EBITDA 23% बढ़कर आया है और मार्जिन 17% के आसपास हैं और मुनाफे में 13% की बढ़त है, 40 करोड़ पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। हर एक पैरामीटर पर अच्छे मजबूत नंबर नजर आएंगे आपको बजाज कंज्यूमर के। और नंदी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नंबर्स देखने पर लग रहा है कि ये तिमाही बजाज कंज्यूमर के लिए काफ़ी मजबूत बेहतरीन रही है। बताएं सर, क्या कुछ खास कारण रहे इस मजबूत तिमाही के पीछे? पहली बात तो थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए ऐसा है कि पिछले 2 साल से हम काफी चेंजेस कर रहे हैं कंपनी में। प्रोडक्ट की रेंज काफी हमने बढ़ाया है। जो सब बिजनेसेस में हमारी उतना ज्यादा पहले मार्केट नहीं था, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, रिटेल, अर्बन में रिटेल, ये सब में हमने काफी ध्यान दिया है। इंटरनेशनल बिजनेस के पीछे भी हमने काफी बढ़ाया और अभी धीरे धीरे जैसा मार्केट सुधर रहा है, हम देख रहे हैं कि हेयर ऑयल मार्केट पिछले 2 साल से काफी थोड़ा सा डाउन था, धीरे धीरे अभी इम्प्रूव हो रहा है और उसका अब हमको अभी नतीजा मिल रहा है। ये सब जो लीवर्स हमने 2 साल से पीछे इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका धीरे धीरे हमको अभी नतीजा दिख रहा है। चलिए, स्ट्रेटजी बदलने की वजह से काफी कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब ये बताएं सर, चौथी तिमाही में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रही है और साथ ही रियलाइजेशंस आपके प्रोडक्ट्स के किस तरह के रहे हैं, इसके बारे में जरा अंदाजा दें हमें।
देखिए पिछले क्वार्टर में हमारे जो दो की रॉ मटेरियल है एलएलपी और रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, दोनों काफी इसमें थोड़ा सी सुधार आई है प्राइस में, मतलब गिरती हुई है, गिरी है थोड़ी सी प्राइस, और इसके वजह से सीधा हमें फायदा मिला है इसका। इसके इसके अलावा देखिए वॉल्यूम ग्रोथ हमारा काफी अच्छा था, 9.9% की वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और वैल्यू ग्रोथ आपने देखा है करीब 11.7% की वैल्यू ग्रोथ। तो काफी अच्छा ऑलराउंड प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस हुई है। हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है आमंड ड्रॉप्स, वो इटसेल्फ 11% की ग्रोथ डिलीवर किया है, काफी दिनों के बाद डबल डिजिट ग्रोथ आमंड ड्रॉप्स में आई है। और बाकी जैसा मैंने कहा कि अर्बन में हमारी ग्रोथ अच्छा हुआ है, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है, जबकि रूरल अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, थोड़ा सा सुधर रहा है लेकिन अभी तक पूरा सुधरा नहीं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ। देखिए मार्जिन सर बहुत मजबूत दिख रहे हैं, ग्रोस मार्जिन्स भी और इबिटा मार्जिन्स भी आपके बहुत मजबूती के साथ बढ़कर आए हैं। ये बताएं रीज़न इसके पीछे, और दूसरा क्या मेंटेन रह पाएंगे या यहाँ से भी और सुधार की गुंजाइश है? देखिए हम पिछले 2 साल से मार्केटिंग के पीछे काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो कोशिश है कि आमंड ड्रॉप्स के अलावा ये कंपनी को एक पर्सनल केयर का एक स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाए, बोथ हेयर केयर और स्किन केयर में। इसी के वजह से हम काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स अभी परफॉर्म करना शुरू किया है। इस साल हमारा करीब 113 करोड़ की नया प्रोडक्ट्स की सेल थी, करीब हमारी 12% कंट्रीब्यूशन अभी नया प्रोडक्ट से ही आ रहा है, जो कि काफी इंप्रूवमेंट है। पहले जैसे बहुत कम हुआ करता था, आमंड ड्रॉप्स की जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पहले करीब 93% होता था, वो अभी 86% पे है। 14% हमारा नॉन आमंड ड्रॉप से होता है, जो कि 2% है ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो और 12% नया पोर्टफोलियो। इस तरह से ये जो ग्रोथ आ रही है, इससे भी मार्जिन को फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स है जिसकी ग्रॉस मार्जिन आमंड ड्रॉप से भी थोड़ा सा बेहतर है। तो इस वजह से, और जैसा मैंने पहले कहा कि एलएलपी और आरएमएफ प्राइस गिरा है, तो उसका भी हमको फायदा। नंदी सर, एक और सवाल जो मैं पूछना चाहता था डिमांड को लेकर, थोड़ा हम जो सुन रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी मांग की कमी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मामला ठीक है अभी भी। जरा एक बार दोनों का आप अंदाजा दें, आउटलुक दें कि कैसी डिमांड है सर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम बिल्कुल सही फरमाया। अभी भी आप देखो तो अर्बन की परफॉर्मेंस, शहरी क्षेत्रों की परफॉर्मेंस ग्रामीण क्षेत्रों से बिल्कुल बेहतर हो रहा है। जबकि हम हेयर ऑयल्स में देखते हैं तो क्वार्टर 4 में दोनों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 से दोनों इंप्रूव हुआ है। लेकिन रूरल अभी भी नेगेटिव में है, ग्रामीण अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव का परिमाण घटा है। और अर्बन अभी जो कि नेगेटिव में था, हुआ करता था, क्वार्टर 3 तक अभी पॉजिटिव में आ चुका। तो हेयर ऑयल ओवरऑल आप साल की देखें तो करीब 2% नेगेटिव है पूरा साल में, अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाया, लेकिन क्वार्टर 4 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। तो दोनों इंप्रूव कर रहा है, बट अर्बन इज डूइंग बेटर देन। चलिए बहुत बढ़िया। तो शहरी डिमांड तो मजबूत है ही, और ग्रामीण इलाकों में भी अब थोड़े सुधार के हैं संकेत, ऐसा मानना है जयदीप नंदी साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नतीजों पर बातचीत की और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, और बाजार को नतीजे बेहद पसंद आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक आज 6% मजबूत इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको बजाज कंज्यूमर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैन साहब से पूछें एक बार, जैन साहब से पूछा जाए, जैन साहब का फेवरेट स्पेस है, सेगमेंट है। जैन साहब, बजाज केयर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, स्टॉक भी मजबूत है, बताएं सर अपनी राय दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट देखिए, इस स्टॉक में मैं गलत पड़ा हूं, मैंने काफी ऊपर के लेवल पे भी ये स्टॉक दिया हुआ है, पहले कई सालों से देते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, और काफी करेक्ट हुआ स्टॉक, और अब कहीं ना कहीं ठीक हुआ है। कुछ देखिए इनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि और भी नोमाक्स और ये कई प्रोडक्ट्स, वो उतना ट्रैक्शन नहीं ला पाए जितना इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो तो पूरा ट्रैक्शन ला ही रहा है। और हमें तो पता है कि हमारे राजस्थान में इनका प्लांट है, और अनिल जी के होम टाउन उदयपुर ही बोलूंगा, वैसे चित्तौड़, उदयपुर और भिलवाड़ा पूरा रेंज ही है मेवाड़ का, बट वहां पे इनका प्लांट है। और हर्बल प्रोडक्ट्स में सर्टेनली ये कंपनी गजब की करती है, और कुछ पास्ट में रियल एस्टेट को लेकर भी थोड़ा सा कुछ आया था इनमें, तो तब ये ऊपर के लेवल से काफी टूटा, बट अब नए एमडी आए हैं, उनको सुन के भी बढ़िया लगा। एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब कहीं ना कहीं ठीक होनी चाहिए चीजें। बाकी लास्ट क्वार्टर इतना अच्छा, मतलब मार्च का क्वार्टर में ये बोलूंगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था रिजल्ट्स के हिसाब से, बट यस ऑलरेडी करेक्टेड था, मार्केट का माहौल बढ़िया है, उसकी वजह से स्टॉक में अच्छी हुआ आई है। बट मैनेजमेंट को सुन के अब आगे के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ओवर करेक्टेड स्टॉक है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से एज कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्लेस बहुत सस्ता, मतलब 18 के 3 मल्टीपल पे एक एफएमसीजी प्ले मिलता है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न नंबर्स सब बढ़िया है। तो बिल्कुल
डिप्स पे ले लें और आज बढ़ा हुआ है तो भी अगर ले तो स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज कंज्यूमर केयर, जहां पर आपको रखनी है नजर। जैन साहब का भी व्यू आ रहा है, मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट है आगे के परफॉर्मेंस को लेकर। एचडीएफसी लिमिटेड, इसके नंबर्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आय का माफ कीजिएगा, मुनाफे का आंकड़ा शानदार रहा है। 4,430 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। हमने अनुमान लगाया था 3,780-790 करोड़ का, तो अनुमान से काफी बेहतर है। 3,700 करोड़ से बढ़कर 4,430 करोड़ का यह आंकड़ा आया है, तो जबरदस्त स्पाइक आपको मुनाफे में तो आते हुए दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 5,322 करोड़ की आती हुई दिखी है। हमने अनुमान 5,025 करोड़ का लगाया था, तो अनुमान से 300 करोड़ की ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे दोनों फ्रंट पर अगर आप देखें तो अनुमान से काफी बेहतर, कन्विंसिंगली बीट करा है एस्टिमेट्स को। 4,600 करोड़ से बढ़कर 5,322 करोड़ की यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिखी है, और हमारा अनुमान 5,025 करोड़ का था। 300 करोड़ रुपए का बीट है जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम की बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेक्टेशन है कि इस बार स्टेबल ही रहने वाले हैं, वहां पर नजर डाल देते हैं। एसेट क्वालिटी ज्यादातर इनकी अच्छी ही रहती है। थोड़ी सी बढ़त यहां पर आपको प्रोविजनिंग में दिखी, हल्की सी, 370 करोड़ से बढ़कर करीब 430 करोड़ की प्रोविजनिंग यहां पर होती हुई दिखी है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। बाकी डेटा पर भी नजर डालते हैं, बट तब तक कुणाल जी एक बार राय दे दें। एचडीएफसी के चार्ट पर रिएक्शन आ रहा है, काफी शार्प अपटिक आ रहा है, बढ़िया नंबर्स हैं इसके। देखिए, आज सवेरे से ही इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही दीपांशु, और चार्ट पर अब एक ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है सबसे पहले तो उनको राय है बिल्कुल बने रहें। 2800 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तो 2800 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है 2950 के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पर एचडीएफसी को होल्ड करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, नया ब्रेकआउट है, एनबीएफसी स्टॉक्स सारे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं और एचडीएफसी लीड कर रहा है, तो बिल्कुल बाय करके चलने की राय। बिल्कुल बाय करके चलने की राय है। और दीप, जो फाइनेंस कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं मजबूत, अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एचडीएफसी जैसा दिग्गज इस तरह की परफॉर्मेंस देता है, इस बेस पर परफॉर्मेंस देता है, तो वाकई में कमाल है। बहुत ही जबरदस्त। 700 करोड़ से मुनाफे को बीट करा है, मतलब गजब। 300 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम को बीट करा है। 4,600 करोड़ का पिछले साल मुनाफा था इस तिमाही में, 5,322। तो साल दर साल आप देखेंगे 700 करोड़ का मुनाफा। आप कहेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, चलो अंदाज भी ऊपर का था। 5,025 करोड़ के सामने 5,300 करोड़ से मुनाफे में 6% की बीट नेट इंटरेस्ट इनकम पे। सॉरी, नेट इंटरेस्ट इनकम में 6% की बीट, ये अपने आप में बढ़िया। मुनाफा 3700 करोड़ से 4430 करोड़ यानी 600 करोड़ बढ़ा है। उसमें भी करीबन 3800 करोड़ का अंदाजा था, यानी कि वहां से 400, 200, 600, 650 करोड़ का बीट आया। तो हर एक फ्रंट पर, और एसेट क्वालिटी को लेकर तो आपको चिंता करने की एचडीएफसी के मामले में जरूरत है ही नहीं। तो हर एक पैरामीटर पर बेहद दमदार परफॉर्मेंस एचडीएफसी साथ है, बहुत ही शानदार नंबर्स है। देखिए, नेट एनपीए 0.8 से घटकर 0.7 है। खैर, इनके तो एसेट क्वालिटी पे थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ी है। 370 करोड़ के सामने 440 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई है, बट वो एचडीएफसी के बेस पर अगर आप देखें तो 60-70 करोड़ का उतना बड़ा भी तो बढ़ रहा है। तो बेस के हिसाब से देखें तो कोई खास बड़ी बड़ा वो नहीं। आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नंबर्स की जरूरत इसलिए है दीप कि छोटी मिड साइज एनबीएफसीज, फाइनेंस कंपनियां अच्छे नंबर दे, पॉसिबल है, लेकिन इस बेस पर इतनी बड़ी साइज पर ग्रो करना ये बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। अगर इस बेस पर सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सबसे बड़ी एनबीएफसी होकर अगर एचडीएफसी स्पेस से ग्रो करती है तो ये वाकई में कमाल है। तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त बढ़िया नंबर्स, एब्सोल्युटली, कोई डाउट ही नहीं है। सेठी साहब हमारे साथ हैं, एक बार जरा सेठी साहब से भी इनके नतीजों पर राय ली जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेठी साहब, एक बार जरा एचडीएफसी के रिजल्ट पर आपने नजर डाली तो बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे हैं, आपने सही बोला। जिस तरह के स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बड़े बेस के ऊपर इस तरह का परफॉर्मेंस वाकई कमेंडेबल है, और हम स्टॉक पे भी इस तरह की तेजी देख रहे हैं। मतलब कल से ही इंडिकेशंस थे कि नतीजे अच्छे आएंगे, और जिस तरह हम बाकी भी एनबीएफसी, आज सुबह अनिल जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना, चोला फाइनेंस के लिए मुझे भी दे सकते हैं, मेरी भी पिक ऑफ द डे थी। तो इस तरह के तोड़फोड़ नतीजे एनबीएफसी से आ रहे हैं। पूना वाला फाइनेंस का आपने हाल ही में नतीजे देखे, बहुत ही अच्छे नतीजे थे। तो और इन ऑल पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, और विद इन द स्पेस एक इतने बड़े बेस पे एचडीएफसी ट्रूली कमेंडेबल। बिल्कुल, तो बड़े बेस पर बढ़िया नतीजे एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से आपको आते हुए दिखे हैं।
बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ रही है। आइए 2:30 बजे हुए हैं, सेठी साहब हैं हमारे साथ, चलते हैं सेठी साहब के पास और लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स भी। बाय द वे सर, HDFC के दमदार नतीजे और पुश से 18,200 के ऊपर आपको निफ्टी जाते हुए दिख गया है डेज हाई पर। तो HDFC का जो पुश आया है वो निफ्टी को 18,200 के ऊपर ले जाते हुए इस समय दिखा है। बढ़िया एक्शन निफ्टी में भी बन रहा है। सेठी साहब बताएं, डेज हाई पर है बाजार, क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर, पहला स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक रिकमेंड करने के पहले एक तो कल का अपडेट देना है। कल मैंने इस समय PNC इंफ्रा को रिकमेंड किया था 286 के लेवल्स पे। 310 के टारगेट थे, वो आज टारगेट अभी हिट हो गए। 308 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, 310 के आसपास जाके आया है। तो एक बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया कल और आज में इस स्टॉक ने। बाकी दीपांशु, जो आज का मेरा पहला स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात, GPIL, जो अभी 370 के लेवल पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 390, स्टॉप लॉस रखना है 360 रुपए का। ये रायपुर बेस्ड हीरा ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी मेनली आयरन और पैलेट्स और स्टील वायर्स बनाती है और इनके फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है, मतलब कैप्टिव पावर है, कैप्टिव आयरन ओर है। इनकी 2 माइंस है, आरी डोंगरी और बोरिया टिबू। उनसे इनका जितना आयरन ओर का रिक्वायरमेंट है वो मीटअप होता है। फिर इन्होंने हाल ही में केपेक्स किया है, अपनी माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, पैलेट की कैपेसिटी को बढ़ाया, तो जिसका जो असर है हमको इस क्वार्टर के नतीजे में देखने को मिलेगा। फिर कंपनी की एक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट लगाने की भी प्लान्स है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और आपको दीपांशु ज्ञात होगा, ये पैलेट्स पे सरकार ने पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी 45% करी हुई थी, जिसको 0 कर दिया। तो उसके बाद से एक जबरदस्त डिमांड, इसकी एक्सपोर्ट डिमांड है पैलेट्स की। फिर हम हाल ही में टाटा स्टील के नतीजे आए, नतीजे बहुत ही अच्छे थे, तो स्टील सेक्टर से जबरदस्त डिमांड आनी चाहिए। और बाकी इनका Q3 का परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड था, उसके पीछे भी एक कारण था। Q3 में इनका एक पैलेट की यूनिट बंद थी, तो उसके कारण से जो पाइल्ड अप डिमांड है उसके कारण इस क्वार्टर में अच्छे सेल्स और रियलाइजेशन होने चाहिए। फिर 2 नए इनके सोलर पावर प्लांट्स भी चालू हो रहे हैं। फिर नेट डेट फ्री हो गई है कंपनी इस ईयर से, डेट को बिल्कुल 0 कर दिया है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया अगस्त के महीने में। डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 3%। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो अपने हाइट से अच्छा खासा पिटा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 390 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए गोदावरी पावर, जहां पर रखनी है नजर। सेठी साहब, दूसरे स्टॉक के लिए आपके पास आता हूं, उससे पहले एक बार डाबर जरूर मार्क कर देते हैं सर, क्योंकि नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उसके, और अनुमान से कमजोर नंबर्स है। मुनाफा सिर्फ 6 करोड़ बढ़ा है, 294 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ का है। हमारा अनुमान 380 करोड़ का था, तो अनुमान से तो काफी कम है मुनाफे का आंकड़ा भी। आय की भी अगर आप बात करें तो यहां पर भी अनुमान से कम ही आपको आय आती हुई दिख रही है। आय का आंकड़ा 2,668 करोड़ का 78 करोड़ का आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान यहां पर 2,707 करोड़ का था, तो ये भी आंकड़ा कम है, थोड़ा सा ही कम है 2,678 का। ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक आप आय तो कह सकते हैं, बट मुनाफा डेफिनेटली अनुमान से काफी कम आते हुए दिखा है। तो ये है डाबर के आंकड़े, फर्स्ट कट अच्छे नहीं दिख रहे हैं इस समय। इन्फोसिस के बाद पहले ऐसे दमदार गंदे आंकड़े आए। यस सर, एब्सोल्युटली। कोई बड़ी कंपनी में अगर कोई एक खराब रिजल्ट इन्फोसिस के बाद मुझे याद आता तो वो ये है जी। हर एक पैरामीटर पर आप देखिए नंबर्स बहुत खराब है। देखिए आय तो आपने बताया, रेवेन्यू मिस है, ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आई सिर्फ 1% है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बजाज कंज्यूमर से बात कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में मांग के इशू है, तो वो आपको डाबर में साफ दिख रहा है। सिर्फ 1% वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम है। दूसरी बात, मार्जिन्स 18% का अनुमान है, उसकी जगह मार्जिन्स मेरे ख्याल से 15% के आसपास ही मुझे दिख रहा है, 15.25%। मार्जिन्स बहुत तेजी से घट के आए दीप, मार्जिन में बहुत कमी, 3% के करीबन 2.5-3% का मार्जिन में से। ये नंबर्स तो ऐसे हैं जिस पर आपका डाउनग्रेड तय है। कॉस्ट बढ़े हैं सर, कॉस्ट बढ़े हैं, तो बहुत ही कमजोर नंबर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टॉक मजबूत रहा है पिछले काफ़ी समय से, ऐसा नहीं कि स्टॉक ने कोई बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया। तो मेरे ख्याल से बड़े कमज़ोर मार्जिन है, कमज़ोर सेल्स ग्रोथ है, कमज़ोर वॉल्यूम ग्रोथ है, रेवेन्यू मिस, प्रॉफिट मिस, मार्जिन मिस, वॉल्यूम ग्रोथ। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी, चार्ट्स देखिए, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए? अनिल जी देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें तो मुझे उम्मीद है कि 519 तक स्टॉक फिसल सकता है। अनिल जी, वहां पर बड़ा सपोर्ट है।
तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो और यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। 519 520 के पास बड़ा पुराना सपोर्ट है जो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। तो 519 520 तक स्टॉक फिसल सकता है। कोई मौजूदा स्तरों पर खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं। अरे अभी क्वाली फिलहाल न करें, आने दे लेवल पे 520 तक की जगह खुलती हुई दिख रही है नीचे की तरफ, और वहां पर आपके लिए रिव्यू करना है सिचुएशन को, अभी नहीं। तो ये है नंबर्स। नूपुर भी हमारे साथ है। नूपुर, आप इन्हीं के नंबर्स का अनुमान बताने आई थी? यस सर, इसी का तो अनुमान आपकी विशेष टिप्पणी दे दीजिए इन नंबर्स पे, आपको कैसे लगे हैं? नंबर तो आ ही गए। नंबर तो कमजोरी है सर, वॉल्यूम ग्रोथ में काफी बड़ा डिक्लाइन है। सिर्फ 1% की वॉल्यूम ग्रोथ है, 3 से 4% एक्सपेक्टेशन थी, और मार्जिन्स काफी हद तक गिर कर आया। मेंटेन सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है इस नंबर? सर मार्जिन्स बहुत ज्यादा खराब है। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि स्टेबल रहेंगे, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस घटे हैं और कंपनी ने अपने दाम भी बढ़ाए हैं, तो उसके चलते एटलीस्ट मार्जिन मेंटेन करना जरूरी था। मेंटेन तो नहीं हो पाए, लेकिन 300 बेसिस पॉइंट से कम होकर आए, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है वॉल्यूम ग्रोथ के बाद। बिल्कुल। और ओवरऑल कॉस्ट्स भी बढ़कर आई हैं, जैसे नूपुर कह रही थी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 51.5% से बढ़कर 54% की आई है, तो उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। वॉल्यूम ग्रोथ कम है, सेल्स मिस है, मतलब टॉप लाइन भी मिस है, कॉस्ट भी बढ़ गई। और रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखें तो कंज्यूमर केयर बिजनेस, जो मेन बिजनेस इनका कंज्यूमर केयर बिजनेस है, वहां से आपको कमी दिख रही है, तो वहां पर रेवेन्यू डी ग्रोथ होकर आया है, उसका भी इम्पैक्ट है सर। तो बड़े ढीले नंबर से आपको नजर आएंगे। डाबर स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक भी रिएक्शन आता दिख रहा है। आइए सेठी साहब से दूसरा स्टॉक पूछा जाए। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो अभी 189 के लेवल पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 205 के, स्टॉप लॉस रखता है 182 का। ये सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी है 2.7 मिलियन टन। नागार्जुना सीमेंट नाम का इनका ब्रांड है, जो कि साउथ में काफी पॉपुलर है। फिर कंपनी का बाकी भी जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स, जैसे आपके यूपीवीसी विंडोज है, रेडीमेड डोर्स है, फिर आप बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स जो कि रूफ्स और पार्टीशंस के लिए काम आते हैं, वो भी बनाती है। 2 इनके हाइड्रो पावर प्लांट्स है, जो जिसके लिए इन्होंने पीपीएस किए हुए हैं स्टेट डिस्कॉम्स के साथ, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। बाकी अनिल जी, हमने देखा, मैंने हाल ही में 2 सीमेंट स्टॉक रिकमेंड करे छोटी साइज वाले। एक तो स्टार सीमेंट, जिसने जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर श्री दिग्विजय सीमेंट भी मैंने रिजल्ट के पहले रिकमेंड किया था, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी भी हुई है। मुझे लगता है ये जो सीमेंट का सेक्टर अच्छा करेगा, और वहां से अब ये एनसीएल इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। और इसमें एक खास बात है, प्रोमोटर्स भी लगातार ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है उन्होंने भी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और डिविडेंड भी अच्छा 2.5-3 रुपए का डिविडेंड आता है इसमें साल का। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 205 का टारगेट, 182 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज और गोदावरी पावर, 2 कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आइए 2:30 बजे की अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी ली जाए। एकदम फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली खरीदारी आपको दिख रही है अनिल जी। यूरोप के बाजार आज सुस्ती में है, क्योंकि कल जब अमेरिका के बाजारों में शार्प रिएक्शन आया, तब तक यूरोप बंद हो चुका था और 0.5% ऊपर यूरोप बंद हुआ था। तो आज 0.5% नीचे यूरोप दिख रहा है। आज शाम को ईसीबी की भी पॉलिसी है, उस पर भी नजर रहेगी। कच्चा तेल कोई परेशानी नहीं दे रहा है सर, रुपया एकदम फ्लैट इस समय खुला है, अच्छी तेजी के साथ खुला था, गेंस गिव अप करके फ्लैट है। एशिया के ज्यादातर बाजार आज पॉजिटिव ही रहे, जापान बंद था, बट बाकी एशिया के बाजारों में ठीक ठाक एक्शन था। हम भी डेज हाई पर हैं, 18,200 के ऊपर अब निफ्टी और मूव कर रहा है। क्या करना है सर? तेजी करना है दीप। अब तो तेजी है 100%। 18,200 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, तो निफ्टी में भी आपके लिए तेजी करने की राह है, खरीदने की राह है। इन लेवल्स पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। 18,200 के ऊपर बंद होते हैं तो कल के लिए भी कैरी करके जाना चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर राह है आपके लिए ये है। बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, और आज का हाई जो है 43,527 का लगभग वहां पर आ चुका है। 43,550 के आसपास पार करते ही यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी करने की राह है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्रेश खरीदारी करने की राह है। फ्रेश खरीदारी करने की राह? अरे वाह, ब्रेकआउट करते रहे, जब आए ना ले तब फिर क्या फायदा। सही बात है। तो आज आपको दोनों लेवल पे मिला है। आज हम सब आपको दोनों में से जो भी मौका पहले मिले लीजिए। पहले सपोर्ट लेवल पर भी मौका दिया, बिल्कुल, और अब ब्रेकआउट पर भी मौका दे रहा है, तो आपको लेकर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सावधानी रखनी है तो 3 बजे तक इंतजार कर ले, या फिर बचे हुए समय में कोई हल्का फुल्का करेक्शन नीचे की तरफ आए तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए निफ्टी पर अच्छा लेवल है 18,150 अगर मिले तो, और बैंक निफ्टी पर
43,350 अगर मिले तो यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। और 43,350, 18,150 दो एंट्री लेवल है। अब बताता हूँ मैं क्यों। 18,100 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी पर। लेकिन जो मेक और ब्रेक लेवल था वो 18,200 का। 18,200 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3 करोड़ शेयरों का है। 3 करोड़ शेयर, 2 करोड़ 90 लाख शेयर आज ही की, हाँ आज ही की एक्सपायरी वाला, और ये उसके ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग तय है। 250 275 तक जाने को तैयार निफ्टी होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 43,500 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का, उसको पार करके 3 बजे के पहले टिक रहा है। दीप, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक बड़ा मूव देने की तैयारी में। बैंक निफ्टी की मैं आपको ऊपर के लेवल दे दूँ, 43,500 को पार करने के बाद जो ऊपर के लेवल है जहाँ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है वो है 43,750 तक के लेवल की। क्या इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 43,575 आने की तैयारी में, 43,625, 43,700 और उसके बाद 850। तो 43,700 तक की रेंज आज के लिए विजिबल बन रही है। 43,575, 625, 700 ये लेवल्स नोट करके रखें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। कृपया करके शॉर्ट न रहें, कृपया करके शॉर्ट न रहें बिल्कुल। और लॉन्ग करना चाहें एक कंडीशन पे कि अगर आखिरी 1 घंटे में थोड़ा नीचे और आया, 18,150 निफ्टी आया, 43,350 बैंक निफ्टी आया, तो मैं और लूंगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करूंगा। इस कंडीशन पे अभी भी खरीद सकते हैं। गॉट इट, ठीक है सर। चलिए, तो बढ़िया मूड में है बाजार, ब्रेकआउट आ रहा है और अच्छी मूव के लिए तैयार भी हो रहा है। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स भी अच्छे मूड में हैं, अच्छी कॉल्स आ रही हैं आपके लिए। पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, मुझे लगता है कि निफ्टी में एक क्लियर ब्रेकआउट है और 18,400 की तरफ मेरा मानना है कि एक ब्रेकआउट की शुरुआत हो चुकी है। तो अगले हफ्ते की 18,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि लगभग 62-63 रुपए पर अभी ट्रेड कर रही है यहाँ। और अगर 50-52 तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 40 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 102 रुपए, दूसरा टारगेट 125 रुपए। 18,300 के नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन निफ्टी की खरीदारी करके चलने की सलाह। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन के लिए हिमांशु जी की राय आ रही है। बाजार का मोमेंटम भी बढ़िया है और यहाँ पर आपको मूव भी अच्छी आती हुई दिख रही है। 18,200 के ऊपर निफ्टी देखिए जबरदस्त मोमेंटम में इस समय बना हुआ है, तो खरीदारी करके चलिए। 18,300 की कॉल ऑप्शन, अगले हफ्ते की एक्सपायरी 11 मई की, ना कि आज की। सुमित जी की कॉल भी एक तैयार है, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो कल का अपडेट, कल क्लोजिंग शो में एक्सपायरी ऑप्शन दिया था निफ्टी का, 18,050 का कॉल दिया था और 150 का उसका टारगेट दिया था। तो उसके दोनों टारगेट पूरे हिट हो रहे हैं और अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक तो ये अपडेट था निफ्टी का 18,050 का कॉल ऑप्शन को लेके। दूसरा, अभी जिसके लिए बिगुल बजाय बाय साइड का कॉल है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 74 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। रिसेंट के साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। इक्विटास बैंक के अंदर यहां से 5 से 10% का मूव ऊपर की तरफ जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, क्योंकि अभी तो इसके अंदर ब्रेकआउट जस्ट आया है। स्टॉक का यहां से ऊपर में जो टारगेट बनेगा, 78 का पहला टारगेट बनेगा, 80 का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इक्विटास बैंक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। 71 रुपया 72 रुपया इसका नीचे में सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी छोटा सा है। 71 रुपए के स्टॉप लॉस से इक्विटास बैंक के अंदर खरीदारी करें। 78 से 80 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इस बार अगर ये 80 का लेवल ब्रेक करता है तो बड़ी तेजी इसके अंदर बनेगी। फिलहाल 80 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें इक्विटास बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये आ रही है सुमित जी की तरफ से राय। आईडीएफसी लिमिटेड, इनके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बार यहाँ पर भी नज़र डालेंगे। आय का आंकड़ा एक बार चेक कराते हैं अगर ये ठीक आंकड़ा है कि नहीं। बट बाकी फिगर्स अगर आप देखें, मुनाफा यहाँ पर आपका 194 करोड़ से बढ़कर 3,300 के आंकड़े पर आते हुए दिखा है। हालांकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जो मुनाफा है वो 3,490 करोड़ का, यानी कि बेसिकली जो उनका म्यूचुअल फंड का कारोबार था जो अब चला गया, तो बेस कंपेरेबल नहीं है। एसेंशली ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बेस दिखा के कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं, बेस यहाँ पर ज़्यादा कंपेरेबल है नहीं। बट एक बार का वो जो वो है वो ज़रूर है।
इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल्स में देखना पड़ेगा, मे बी QOQ कंपैरिजन बेटर रहेगा इसके लिए, क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जो मुनाफा था वही आपका कुछ करीब 3,500 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। नॉनदलेस स्टॉक कमजोर था थ्रू द डे, थोड़ा नतीजों के आने के बाद एक स्पाइक इसमें आता हुआ दिखा है, अभी भी 2% नीचे है, बट IDFC लिमिटेड यहाँ पर नतीजों पर रखिए नजर। थोड़ी और डिटेल्स इसके नतीजों के निकालते फिर आपके लिए हाईलाइट भी करेंगे, बट स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ रहा है। कुणाल जी एक बार जरा तब तक IDFC लिमिटेड के चार्ट पर नजर डाल दें। देखिए चार्ट बहुत स्ट्रांग है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि 92 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिससे टकराकर पहले भी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने देखा था, 75 रुपए तक स्टॉक नीचे आया था, और अभी भी 92 के आसपास जैसे ही स्टॉक आता है वहां पे बिकवाली का दबाव स्टॉक को झेलना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अगर 92 को पार कर जाए तो इसमें आपको 3 डिजिट्स में ये ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो चार्ट अच्छा है, गिरावट में मेरी खरीदारी कराए। आउट में करें खरीदारी, IDFC नतीजा आने की तैयारी में। बेसिकली आई थिंक जो इन्होंने ये म्यूचुअल फंड का बेचा था वो इस क्वार्टर में रियलाइज कर लिया, इसलिए आपको ये मुनाफे में इतना बड़ा है। अगर आप वो देखेंगे अदरवाइज बेस तो फिर थोड़ी रेगुलर, तो आई थिंक QOQ थोड़ा बेटर रहेगा इसमें कंपेयर करना, बट अगेन उसमें भी क्योंकि बेचा था तो कितना रिफ्लेक्ट हुआ कितना नहीं हुआ, एसेंशियली बेस दोनों की कंपेरेबल नहीं है, ये ध्यान रखेगा। तो आपको ये जो सडन स्पाइक दिख रहा है मुनाफे में उसका वन टाइम ये रीजन भी है म्यूचुअल फंड बिजनेस के कारोबार की सेल का। ओके, तो ये है आपके लिए राय IDFC पर आती हुई। आइए UBL, ये एक और रिजल्ट है। अभी आज का कौन सा बचा है? एक तो हीरो बचा है, TVS बचा है, टाटा पावर और UBL, 4 बचे हैं ना। तो पहले आप UBL का अनुमान बताइए, नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए, बताएं नूपुर। बिल्कुल सर, अनुमान यही है कि हेनिकन के जब रिजल्ट्स आए थे तो एक काफ़ी क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि आय में करीबन 4 से 5% की ग्रोथ आ सकती है, तो 1780 करोड़ की आय इस बार आ सकती है कंपनी की। लेकिन बार्ली और ग्लास के जो प्राइसेस है वो काफ़ी बड़े थे इस क्वार्टर में, तो जिसके चलते जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी दबाव में रह सकती है। कामकाजी मुनाफा 26% से घट के 190 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन देखे तो 15% से घट के इस बार 10-11% के आसपास आ सकते हैं, और मुनाफे में भी 30% की गिरावट का अनुमान 113 करोड़ के आसपास आ सकता है। लेकिन बियर वॉल्यूम बाजार 1 से 2% या फ्लैट ग्रोथ लेके चल रहा था। हेनिकन ने रिपोर्ट किया कि मिड सिंगल डिजिट 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है इंडिया बिजनेस में, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर निकल के आया था। अगर इतनी ग्रोथ ये रिपोर्ट करता है तो पॉजिटिव फैक्टर होगा। साथ ही साथ प्रीमियम पोर्टफोलियो में 14 से 15% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, और कंपनी ने अपने प्राइसेस भी बढ़ाए। स्टेट रेगुलेटेड प्राइसेस होते हैं तो वहां पर भी अब हाइक्स लेना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे कंपनी कैसा करती है, क्योंकि आय में तो 4 से 5% की ग्रोथ हेनिकन ने बताई थी और अनुमान भी यही है। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे नजर रखनी है और साथ ही साथ वॉल्यूम्स पर। ओके, ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूरीज। देखते हैं कैसे इसके नतीजे आते हैं और वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रेंड कैसा रहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। समर सीजन भी आ गया है तो आगे का आउटलुक को लेकर भी कंपनी का क्या कहना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो कंजम्पशन अभी तक नंबर्स जो अपडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। एक स्टॉक जिस पर ज़बरदस्त स्पाइक है, वायदा कारोबार के बैन में है, कल 12% टूटा था, मनापुरम। जरा इसका चार्ट पुल अप करिए, पिछले 5 मिनट में ज़बरदस्त रिवाइवल मनापुरम के काउंटर में आपको आते हुए दिखाए, और स्पाइक भी आ रहा है। वागले साहब से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वागले साहब एक बार जरा चार्ट पर अपनी राय भी दे दें। मनापुरम कंपनी की तरफ से अभी अभी एक डिस्क्लोजर भी आया है, जो ED की सर्चेस चल रही थी कल जो बात हुई थी, उसके बाद को थोड़ा एक डिस्क्लोजर भी आया। कल कंपनी ने बता ही दिया था कि ED की सर्चेस चल रही हैं कुछ जगहों पर, और उसके बाद कंपनी का जो कहना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी कह रही है कि ये जो सर्च हुई है ये रेफरेंस है मन्नापुरम एग्रो फार्म्स को लेकर, एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न थी प्रोप्राइटर की 2012 में। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ था, कुछ डिपॉजिट्स यहाँ पर आए थे जो फिर उन्होंने रीपे कर रही है, कुछ बच गए थे जो एफर्ट्स जारी हैं, बट वो अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 9.25 लाख का ही अमाउंट था जो रीपे करना बाकी रह गया था। उससे रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स हैं, बट कंपनी कह रही है कि वो ED के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। बट एसेंशियली कंपनी का कहना है कि ये जो कल रेड हुई थी ये डायरेक्टली मनापुरम की नहीं थी, बट मनापुरम एग्रो फार्म्स की थी, जो प्रोप्राइटर की एक कंपनी थी, और वहां पर भी जो अमाउंट कंटेंशियस अमाउंट रह गया है वो बहुत छोटा अमाउंट है, सिर्फ 9.25 लाख का अमाउंट रह गया है, जिस पर भी कंपनी काम कर रही है। तो एसेंशियली एक क्लैरिफिकेशन आया, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आया है इन ED डेट्स को लेकर, और उसके बाद स्टॉक में भी रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट एक बार जरा चार्ट्स देख लें लेवल्स के हिसाब से मन्नापुरम।
दीपांशु, कल जो हुआ है पैटर्न तो डेफिनेटली बिगड़ चुका है। 125 के नीचे जो ब्रेकडाउन आया है, 110 का एक सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस बैक है। मुझे लगता है ऊपर आता है वापस 120 122 ये रेंज में वापस बेच के चलना है। मुझे नहीं लगता ये 125 क्रॉस करेगा। ऑन द डाउन साइड 110 अगर ब्रेक करता है तो 100 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय करना बिल्कुल अवॉइड करें। ओके, फिलहाल खरीदारी ना करें, अवॉइड करें, थोड़ा डेट केट बाउंस से निचले अमाउंट बहुत छोटा है, रिकवरी आती हुई दिख रही है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर डे हाई पर बैंक निफ्टी आया 43,550 के आसपास। जो एक कंफर्म ब्रेकआउट आपको चाहिए 3 बजे के पहले 43,500 का, वो डीप होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी 43,575, 625 और 700 ये 3 स्पॉट लेवल है जिस तरफ बढ़ने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी 18,250, 275 डे हाई पर बंद होने की तैयारी बाजार की होती हुई दिख रही है। ये मानकर चले आप। आइए तब तक बिगुल एक और मेरे ख्याल से सुमित जी हैं तैयार उनके लिए। सुमित जी फरमाएं। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है और आपने सही कहा, बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। इसके लिए बैंकिंग स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1940, 1940 अभी सीएमपी है। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। कोटक बैंक के अंदर अब यहां से मूव देखने को मिलेगा। कोटक बैंक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया, फिर लास्ट 10 से 15 दिनों के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी तेजी भी दिखाई है और अच्छी तेजी के बाद अभी और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। कोटक बैंक मेरे को लग रहा है कि यहां से 1970 का पहला टारगेट बनेगा, 1990 का दूसरा टारगेट बनेगा। कोटक बैंक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड करें। कल का परसों का हाई ब्रेक कर रहा है, जैसे ये 1944 के ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1910, 1915 के पास है, तो 1910 का स्टॉप लॉस लगा के कोटक बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1970, 1990 ये 2 टारगेट जल्दी ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। 1970, 1990 के टारगेट के लिए करें कोटक बैंक में खरीदारी। राय सुमित जी की, राय वागले साहब की भी। आइए देख लेते हैं बिगुल के बाद। जी वागले साहब बताएं सर, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, मुझे भी बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम दिखता है निफ्टी से। मेरा HDFC बैंक में बाय कॉल है 1710, 1712 के करंट लेवल पे। 1720 का इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है वो निकालने वाला है ये अगले 1 से 2 दिनों में। तो 1760, 1770 तक के आपकी मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड होगी। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। आपका स्टॉप लॉस 1680 का होना चाहिए। 1680 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक में खरीदारी। बैंक 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 निफ्टी ने दिया है ब्रेकआउट। आइए बिगुल के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी भी। बताएं श्रीमान। अनिल जी, चार्ट्स पे नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है ग्रासिम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। तो ग्रासिम है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक, यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में टेक्निकल ब्रेकआउट। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। एक हर्डल थी 1750 की जो कि आज के ट्रेड में पार होती हुई दिख रही है और अब लग रहा है कि इसमें 100 रुपए की तेजी इन स्तरों से बन सकती है। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 1735 पर। 1735 के स्टॉप लॉस से बाय कर रहा है। पहला टारगेट 1800 रुपए का, दूसरा टारगेट 1835 का। 1835 खरीदने ग्रासिम। कुणाल जी, ऐसा बोरिंग स्टॉक कौन खरीदता है इससे ऐसे गर्म माहौल में? बिल्कुल जहां तो ऐसा मार्केट में आग लगी हुई एकदम स्टॉक जैसे भाग रहे, आप कहां से ढूंढ के लाई ये वाला? अनिल जी, 2 नॉट बोरिंग हॉट एनालिस्ट अनिल जी बोरिंग स्टॉक पसंद कर रहे हैं अनिल जी। 2 नॉट बोरिंग हॉट, ओके। दूसरे कौन है? पहला तो मुझे पता है। अनिल जी देखिए, अनिल जी पहले जो संसार में आए थे अनिल जी राकेश जी। अच्छा, हाँ, ओके। और उन दूसरे उसके बाद आए सुमित जी। नहीं अनिल जी बीच में मैं भी आया हूँ अनिल जी। दूसरा ओके, चलिए ग्रासिम हमारे
टॉप एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी करने की। जैन साहब की भी फेवरेट स्पेस है यही वाली, सीमेंट वाली। जैन साहब, सीमेंट शेयरों में एक्शन आप देख ही रहे हैं, कमोबेश ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे आ भी गए हैं, जरा आप अपनी पसंद बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज बहुत खास है इस शो में, मैं जब भी रहता हूँ सीमेंट स्टॉक्स के बारे में जरूर से कुछ ना कुछ न्यूज आती है और बातचीत होती है, और सीमेंट स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं, मेरा फेवरेट स्पेस में से एक है और सर्टेनली काफी बुलिश रहा हूं। और पिछले कुछ क्वार्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी जा रहे हैं, बट अब जो रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट है, अल्ट्राटेक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, अंबुजा के भी ठीक आए, और अभी सेठी साहब जैसे अभी 2 स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे, स्टार्ट सीमेंट जैसे कि वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स है, काफी बार ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और इस बार भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। सो लेट्स सी, क्योंकि जिस तरीके का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सरकार का फोकस है, जो डेवलपमेंट है, तो ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। आज जरूर से थोड़ा करेक्टेड है, तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज काफी फास्ट मूव दिया है। दूसरा श्री दिग्विजय सीमेंट, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, अच्छा खासा ये भी चला हुआ है। चला क्या मतलब, ऐसे करेक्शन हुआ था नीचे के लेवल से, अभी भी कोई बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं, मुझे लगता है कि 9500 के लेवल्स दिखाएंगे। और इवन कुछ स्टॉक्स है, पोर्टलैंड और ये बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैंने जैन साहब के जेम्स में एक के बाद एक रिकमेंड किया, सब बढ़िया है। रैमको सीमेंट लुक्स गुड। सो बेसिकली सीमेंट प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां, रियल एस्टेट की तेजी बोल लीजिए, इंफ्रा के ऊपर पुश बोल लीजिए, और साथ में अब जो सरकार का बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स कॉस्ट जो नीचे आ रहे हैं, तो उसका सबका पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में जबरदस्त दिखेगा। तो आई फील कि सीमेंट स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिन्होंने हमारे राय पे नीचे लिया और आगे भी लेने की पूरी कोशिश करें। अभी भी चाल बहुत बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारा स्कोप अभी भी बाकी है। अंबुजा और एसीसी थोड़ा सा अडानी का लैग रहता है, अदरवाइज ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया लेवल्स पे है जहां से ये परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ग्रासिम अगेन इज अ ग्रेट स्टॉक, अल्ट्राटेक का सर्टेनली बेनिफिशियरी है। तो बोरिंग तो दिखने में है नाम, बट एक्शन पूरा है अनिल जी सेक्टर में। के तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से ग्रासिम और बाकी सीमेंट शेयरों पर आती हुई आपके लिए। टाटा पावर नतीजे पेश करने की तैयारी में आज ही अब आएंगे नंबर्स, इसके अनुमान जान लीजिए। अरमान है तैयार, बताइए। यहाँ पर अगर आप नतीजे ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मार्जिन्स पे हो सकता है आपको थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखे। ओवरऑल दूसरे एस्पेक्ट में आपको नतीजे हो सकता है बढ़िया आते हुए दिखे। आय में लगभग आपको 11%, 10 से 11% के आसपास का उछाल दिखेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप देखें जो रिन्यूएबल कारोबार या कोल का कारोबार है, वहां से आय की बढ़त मिलेगी और उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से भी आपको जो है बेहतरीन सपोर्ट आ सकता है। इसके चलते आपको आय में जो है बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पर मार्जिन्स में क्यों मैं दबाव बोल रहा हूं, जो 15.6% से गिरकर लगभग 14.3% के आसपास आएंगे, उसका कारण ये है क्योंकि जो ईपीसी कारोबार से जो है वहां पर मार्जिन से वहां से प्रेशर आ सकता है। उसके चलते आपको मार्जिन्स में थोड़ा डिप दिख सकता है। मुनाफे में क्योंकि ओवरऑल आपकी आय जो बढ़ रही है, उस हिसाब से मुनाफे में तो आपको लगभग उछाल दिखेगा 58% के आसपास का। हालांकि ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि जो मुद्रा प्लांट में जो नुकसान के नतीजों पर जो है क्या असर होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर ओवरऑल सभी पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो मार्जिन्स में थोड़ा कटौती दिख सकती है। बाकी अगर आप सभी पैरामीटर्स पे देखेंगे तो नतीजे हो सकता है अच्छे आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सपेक्टेशन जहाँ तक टाटा पावर का सवाल है। देखते हैं कैसा काउंटर ये रहेगा। अभी टाटा पावर के चार्ट्स पर भी एक बार मैं राय ले लेता हूँ हिमांशु जी से। हिमांशु जी, एक बार टाटा पावर का चार्ट देख लें। सुबह भी इसकी बात हो रही थी, एकदम फ्लैट है आज ट्रेड में। दीप, ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है, और अगर कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता तो स्टॉक शायद 200 रुपए को होल्ड करे। अपसाइड में हालांकि 210, 215 पर फिलहाल के लिए अपसाइड कैप दिखती है, बट स्टिल यहाँ से 210, 215 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और 200 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर, जहाँ पर माफ़ कीजिएगा टाटा पावर, जहाँ पर रखनी है नज़र। अनिल जी, बाय द वे, डाबर जो इनका मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट आई है उसकी वजह सामने आ रही है सर। मुनाफा कम आया है, अनुमान से करीब 80-85 करोड़ का मुनाफा कम आते हुए दिखा है, और एग्जैक्टली क्यों हुआ है ये भी पता चल रहा है। टर्की में इनकी एक सब्सिडरी है होबी कॉस्मेटिक। अच्छा, वो भूकंप हुआ था। अच्छा। तो उसके लिए वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम लिया है 85 करोड़ का। अच्छा, उसका फिर इम्पैक्ट मुनाफे में भी है। ठीक। तो एक क्लैरिफिकेशन, मुनाफे की बात तो चलेगी, वैसे खैर रेवेन्यू अनुमान से कम आया, वॉल्यूम ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग है, बट टर्की की सब्सिडरी की वजह से भी एक इम्पैक्ट हुआ है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल लिया है होबी कॉस्मेटिक के लिए, और जिसका 85 करोड़ का इम्पैक्ट रहा है डाबर में। आई थिंक उस क्लैरिफिकेशन के बाद थोड़ा स्टॉक में आप रिकवरी भी इस समय आते हुए देख रहे हैं। तो नजर रखिए डाबर की
यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया है कि एक वन ऑफ है 85 करोड़ का, जिसकी वजह से मुनाफे पर आपको असर भी आते हुए दिखा है। नजर रखते हैं डाबर पर और देखते हैं अब आगे और कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहेगी। बट बाजार के मूव में कई सारे और स्टॉक्स मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हैवेल्स, यहाँ पर हमने नतीजों के बाद वीकनेस देखी थी, ये स्टॉक भी अब थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। अभी थोड़ी खरीदारी के संकेत हैवेल्स के चार्ट पर आए, नजर रखिए इस पर, देखते हैं ये यहाँ से अगर मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं। तब तक सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक बैंक स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 138 रुपीज 50 पैसा, 138 रुपीज 60 पैसा। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मोमेंटम है पर आ चुका है, रिसेंट हाई ब्रेक कर रहा है। पिछले 5-7 दिनों से, इनफैक्ट 10 दिनों से रोज धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अब इसके अंदर ब्रेकआउट भी है। तो रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर जो इसके टारगेट बनते हैं, फेडरल बैंक का जो ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 142 का बनेगा और 142 का लेवल निकलने के बाद एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ फेडरल बैंक में देखने को मिलेगी। फेडरल बैंक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 135, 136 के पास है। तो 135 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 142 का, दूसरा टारगेट 145 का। ये दो टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें फेडरल बैंक, खरीदारी करें फेडरल बैंक पर, एक्शन इसमें आ रहा है अच्छा वाला। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय फेडरल बैंक पर। आइए बढ़ते आगे। कच्चा तेल लगातार लुढ़कते जा रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं इससे, लेकिन इसकी गिरावट की वजह क्या है और क्या गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते ऐसे लेवल पर आ गया है जहां पर रुकेगा 70 के आसपास हमेशा बना एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, या और नीचे जाकर बड़ा खुश कर देगा, ये जानना बेहद जरूरी। तो नेहा हमारे साथ है बताने के लिए कच्चे तेल में गिरावट की वजह और आगे का डायरेक्शन। नेहा, अच्छा से गिरा है, बढ़िया वाला गिरा है। अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। पहले कारण बता देती हूँ गिरा क्यों है और अभी किस स्थिति में है। तो कुछ रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर वीकेंड हुआ है तो थोड़ा उसका सहारा मिला है, लेकिन मोटे तौर पर ब्रेंट, WTI क्रूड और हमारा भी घरेलू बाजार में जो कच्चा तेल है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लोस पर है। खासी गिरावट हमने महीने भर के टाइम फ्रेम में देखी है, 14 से 16% तक का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और 2 दिनों में कच्चा तेल $10 से अधिक टूटता हुआ नजर आया है। हमारे मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 650 से 700 रुपए का करेक्शन आया है और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब कच्चा तेल वीक दिखाई दे रहा है। अब कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका से निकल कर आया, फेड ने दरों में वृद्धि की, वो तो सामने मान के चल ही रहे थे, लेकिन आगे राहत के संकेत होंगे नहीं होंगे और रेट हाइक होगा, महंगाई अभी भी चिंता का विषय है। अगर स्टैंस इसी तरह से कड़ाई का रहा तो डिमांड इफेक्ट होने का डर है और यही कारण है कि हमने तेल को नीचे जाते देखा। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर आया, उससे भी कच्चा तेल डरा सहमा दिखाई दिया और अभी भी हमने देखा है अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार मार्केट में जो एक धीमेपन का डर है, बैंकिंग संकट है, ये सारी चीजें जो मिलकर इसमें एक डर का माहौल क्रिएट कर रही हैं। प्लस रिपोर्ट्स आ रही है कि रूस पे भले ही EU की या फिर G7 देशों की कड़ाई आते हुए देखी, सैंक्शंस देखे, लेकिन उनके शिपमेंट्स में कोई यहाँ कमी नहीं आई है। अप्रैल में लोडिंग 4 साल के उच्चतम स्तर पर रही है, शिपमेंट्स जारी है और उन रूस की जो दूसरी बड़ी सबसे तेल प्रोड्यूसर है उनका यहाँ पर रेवेन्यूज बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए हैं, मतलब उनके शिपमेंट्स में कोई भी यहाँ पर गिरावट आती हुई नहीं दिखाई दी है। ईरान में तेल का उत्पादन बढ़ते हुए नजर आया है और चीन के 3 दिन के खुलने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स निकल कर आए हैं वहां के प्राइवेट सर्वे में, वो अनएक्सपेक्टेडली खराब रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले एक और रिपोर्ट रेफिनेटिव ऑयल रिसर्च की निकल कर आई है जिसके मुताबिक एशिया में ऑयल के इंपोर्ट्स घटे हैं सर पिछले 2-3 महीनों में और चीन 3 साल के उच्चतम स्तर से मार्च में जो उनके इंपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 15% घट गए हैं चाइना में। तो ये भी एक फैक्टर है, चाइना की रिकवरी को लेकर भी टेंशन है। तो ये मोटे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमने कच्चे तेल को दबते हुए देखा। आउटलुक क्या है? इंटरनेशनल और घरेलू ब्रोकरेजेस दोनों का आउटलुक मैंने लिया। मॉर्गन स्टैनली साल का अंत $75 पर ब्रेंट के लिए होता हुआ देख रहे हैं। ये वही है जिन्होंने 85-90 की बात की थी, $75 तक अब वो साल का अंत होता हुआ देख रहे हैं और चीन की डिमांड की रिकवरी को लेकर जो असमंजस है वो एक बड़ा कारण है। IFL से हमने बात की, वो $65 का एक लेवल अगले 1 से 2 महीने तक ब्रेंट को नीचे छूता हुआ देख रहे हैं। हमारे मार्केट में इमीडिएटली 5500 से 5400 तक का लेवल MCX पे दिखेगा
मोतीलाल, निर्मल बैंक, केडिया कमोडिटीज, सबसे हमने बात की। सबका मानना है कि आप एक बार के लिए नीचे $65 के लेवल के लिए तैयार हो जाइए और रेंज जो यहां से आने वाले समय में दिख रही है वो 65 से 75, 80 तक फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कच्चे तेल पे ये पूरा का पूरा एक्शन कमजोरी की तरफ और $65 तक भी फिसलने की संभावना है, जो अभी हमें रिसेंट टाइम्स में बिल्कुल नहीं दिखा है। तो 70 पे रख लो, वही बहुत है। हम तो उसमें 68 पर तो आज सुबह देखिए, तो फिर औसत वही बन भी जाएगा, 65 70 का रहे, 75 के बीच में रहे तो वो एक औसत भी बन जाएगा। और इस बीच बढ़िया तेजी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 18,250 डन एंड डस्टेड आ गया और 43,675 का हमारा 43,625 का टारगेट बैंक निफ्टी का आ गया है। 43,700 के टारगेट के बेहद करीब है दिन के लिए, वहां तक जाने की और तैयारी। तो बढ़िया रिकवरी आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले बाजार में होती हुई दिख रही है। शानदार तेजी के साथ बाजार इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ओके बिगुल, हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, वो कल फिर 0 पे आउट हो गए हिटमैन। बिगुल बदले की यही रहते हैं। नहीं, अगर मतलब आपको लगता हो कि बिगुल बदलना चाहिए, हमारे पास क्रिएटिविटी, हम और भी नया बना लेंगे, अच्छा वाला बना लेंगे इफ यू वांट। ओके, आप में से किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमांशु जी का बिगुल का नाम हिटमैन से हटा के कुछ नया बनाना चाहिए? किस किस को ऐसा लगता है? हिटमैन अब हिमांशु जी हैं, रोहित शर्मा को अच्छा ये मतलब वो हिटमैन हिमांशु अब हिटमैन हिमांशु जी का हो गया। ओके, तो चलिए, हिमांशु जी भी तैयार हैं कि हिमांशु जी भी कह रहे हैं कि बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वागले साहब की तरफ से एक बहुमूल्य सुझाव आया है हिमांशु जी के लिए। जी वागले साहब। अनिल जी, ये सुझाव हिमांशु जी के लिए नहीं है, आपके लिए है। अच्छा, मेरा क्या लेना है? या तो इनको दो सुझाव या रोहित शर्मा को दो, मुझे क्यों? नहीं, जी मेरे हिसाब से अभी रोहित शर्मा हिटमैन नहीं है, अभी नए हिटमैन तो स्काई है। हाँ, ये बात तो सही। और हिमांशु जी उनको काफी रिसेंबल करते हैं, ये मेरे को जोड़ना था, आप देख लीजिए। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, सूर्य कुमार यादव शक्ल तो मिलती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ा कोशिश करें हिमांशु जी, और तो मतलब जुड़े भाई बिछड़े हुए भाई, समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी बंसल जी। अनिल जी, जब से वो क्रिकेट वाले हिटमैन की थोड़ी परफॉर्मेंस खराब हुई तो हिमांशु जी ने क्लीन शेव हो गए। अनिल जी, ये बदल लेते हैं अपने आप को। बोले खाली अभी तक तो बिगुल ही मिल रहा है, शक्ल ना मिले कम से कम। नाइस मूव। बताए हिमांशु जी, आपकी कॉल। अनिल जी, ब्रेकआउट है तो बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2480 2500 की तरफ रिलायंस आपको जाता हुआ नजर आ सकता है 1 से 2 दिनों में, और इसलिए 2460 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे, जो कि 33-34 रुपए पर अभी करंटली ट्रेड कर रही है। इसमें 32 रुपए तक भी कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 26 रुपए का, टारगेट मिलेगा 50 से 55 रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छा ब्रेकआउट है, 2500 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 2460 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 50 से 55 रुपए के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 27 रुपए। अब रिलायंस भी मूड में आ रहा है मोमेंटम के लिए, और अगर रिलायंस पर भी मूव आ रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड तो ऑलरेडी एक्शन में, बाकी दिग्गज स्टॉक्स भी आपको तेजी दिखा रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं बाजार का क्या होगा। बाय द वे, एक बार एक वाइप आई है अनिल जी, जरा हमारी टीम को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। 500 पॉइंट दूर है अनिल जी बैंक निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड से। पहले तो यही बनाएगा अपनी बात, तो बैंक निफ्टी बनाना 150 और वहां पे रुकेगा नहीं, वहां पे नहीं रुकेगा। अब तो हाँ, फिर बनाएगा तो फिर ऊपर ही जाएगा। है दीप तो 43,900 44,000 के आसपास रुकेगा। 43,900 के आसपास रुकने की जगह है वहां पर। 43,900 44,000 उसको पार करेगा तो फिर 44,150 को पार करेगा, लाइफ है तो 45,000 जितना तो बनता है। 45,000 45,000 उतना तो बनता है। ये तो फिर हाँ, अब तो फिर ज्यादा दूर नहीं है वहां से, कम 800,000 पॉइंट तो बढ़े फिर वहां से, तब तो मजा आएगा। बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ऑल ओके। चलिए, ऑल ओके। 500 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई से, नजर रखिए, बड़ा ब्रेकआउट इस पर आ रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट भी। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सुबह एक बाय का कॉल दिया था GICRE, और वो स्टॉक अभी 20% अपर सर्किट पे है। तो सुबह जो टारगेट्स दिए थे वो आज इंट्राडे में आ गए। मुझे एक हफ्ते का व्यू लगा था, बट आज इंट्राडे में ही सर्किट मार रहा है स्टॉक और 20% ऊपर है, तो सब टारगेट अचीव है उसके अंदर।
उसके अंदर जिन्होंने भी लिया होगा या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए या प्रॉफिट बुक करे। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो बाय साइड का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 235 रुपया, 236 रुपया, 235, 236। स्टॉक का नाम है वेलकॉप। वेल्सपन कॉप के अंदर अब मोमेंटम बन रहा है। वेल्सपन कॉप अब यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा था, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है। जनवरी का हाई ये स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेल्सपन कॉप के अंदर यहां से ऊपर में 242 रुपए से लेके 245 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। वेल्सपन कॉप में जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, वो 230 232 के पास है। तो 232 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वेल्सपन कॉप पे खरीदारी करें। 241 या 242 का पहला टारगेट बनेगा, 245 का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें वेल्सपन कॉप। बिल्कुल, तो खरीदारी करें वेल्सपन कॉर्पोरेशन पे। यहाँ पर आपको मूव दिख रहा है। कैश स्टॉक्स पर आपको पूरी नजर रखनी है, यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। बट सुमित जी ने जो जीआईसी आरई की बात करी, 20% सर्किट पर आपको जीआईसी दिख रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस भी देख लीजिए, 17% ऊपर तो है, तो 20% जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस 17% ऊपर है। खतरनाक, दोनों पीएसयू इंश्योरेंस में बड़ी मूव। तो जो मतलब 20% ये तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की हम बात कर रहे थे कि तेजी भरपूर होगी एक ही दिन में, लेकिन ये इस तरह की तेजी तो मतलब हमारी भी समझ के बाहर की चीजें। बाय द वे, आज एक नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी में। यस सर। निफ्टी जहां आज बंद होने जा रहा है, ये इस साल का जी 2023 की हाईएस्ट क्लोजिंग है। एब्सोल्युटली। 2023 में 18,232 की अब तक बेस्ट क्लोजिंग मिली थी। अब हम वहां पर जा रहे हैं। तो आज के निफ्टी के 2 बजे के हमारे दोनों टारगेट 18,250, 275 आपके सामने है दीप, और 43,700 आपके सामने। जॉब डन। बोल दिया कि 43,700 आज ही आ रहा है। बड़े दिनों बाद वापस से गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी में वो शॉर्ट कवरिंग के टारगेट दिखे जो मैं देखना चाहता था लंबे समय से, आज नजर आए। अगला टारगेट बैंक निफ्टी 43,850 का आता है। अब बचा समय 20 मिनट का है, आज आए कल आए वो अलग बात है, बट नेक्स्ट टारगेट इज 43,850। और निफ्टी का टारगेट जो बनेगा 43,300 और 43,350 का बनेगा। 350 तक 18,350 का बनेगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी 43,850, 43,950 के अगले 2 बड़े टारगेट बैंक निफ्टी के लिए हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे। शानदार एक्शन इसमें, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बिल्कुल सर, गजब ये है। चलिए तो नजर रखते हैं इस पर। साल की ऊंचाई पर निफ्टी आपको क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है, और निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं है। बट बैंक निफ्टी लग ही रहा है कि आज नहीं तो आज तो खैर बस 20 मिनट ही बाकी है, तो थोड़ा समय कम है। बट अगर आज सुबह आप ऐसा एक्शन देख रहे होते तो आज भी पूरी पॉसिबिलिटी थी, जब बाजार आपको ऐसी गर्मी दिखा रहा है। आइए कुछ और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिगुल कैश का ऑप्शन। स्वागत है, गुड आफ्टरनून। जबरदस्त मोमेंटम बाजार में आ रहा है, काफी सारे स्टॉक्स में मूव है। आज सुबह आपने भी 43,200 के कॉल खरीदवाया था बैंक निफ्टी में, बड़ा ब्रेकआउट आ गया है। जरा उस पर अपडेट भी दीजिए और फिर क्या करना है इस समय ये भी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। जी दीप, उसमें सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं ऑब्वियसली। आई मीन 43,500 से 700 हो गया, तो सारे टारगेट्स उसमें हासिल हो चुके हैं दीप, एंड वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन का रहेगा बैंक निफ्टी का। आई मीन HDFC ट्विंस अच्छा करेंगे दीप, ये कल भी लग रहा था, इसलिए HDFC का कॉल ऑप्शन दिया था बैंक का, एंड वहाँ पे भी हमारे टारगेट्स हासिल हुए हैं। एंड बैंक निफ्टी अबाउट द लेवल्स ऑफ 43,500, 600 स्पेशली मैं कहूँगा 600 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अबाउट द लेवल्स ऑफ 43,500 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज 100 पॉइंट और ऊपर जाता है दीप अबाउट द लेवल्स वेयर यू हैव द मैक्सिमम OI, तो वहाँ से आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिलती है, और देयर आफ्टर फर्दर मोमेंटम आता है। दैट्स द जनरल फिनोमिना, अदरवाइज इतना मोमेंट नहीं आता है। सो 43,600 के ऊपर अब नेक्स्ट टारगेट 44,000 का आ रहा है, इसीलिए 145 पर आपको खरीदना है। 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो 11 मई की एक्सपायरी का है थी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 50 रुपये का। सो आपका 95 पॉइंट्स का एक डाउन साइड रिस्क होगा। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे 275 का फर्स्ट टारगेट रहेगा दीप, एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 384। सो 275 एंड 384 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का।
निफ्टी भी डेफिनेटली 18,200 250 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पे आपको 350 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। मोर ओवर बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि 44 की तरफ जा रहा है, हैंस वहाँ पे बाय रिकमेंड किया है। एग्रेसिव कॉल आती हुई दिख रही है जय की तरफ से। 44,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है ऑब्वियसली अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, और वहां पर देखिए फिर आप एक्सपेक्ट करिए डबल से ज्यादा रिटर्न्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी जबरदस्त फॉर्म में। अनिल जी आपके भी सुबह के सारे टारगेट आ गए, अब तो 43,700 के ऊपर बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। 400 पॉइंट की तेजी है। अगर सुबह की पोजीशन लो, वैसे तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी लूंगा, बट क्योंकि टारगेट्स आ रहे हैं, पोजीशन लिए तो मुनाफा बुक करें या होल्ड करते रहें? होल्ड करते रहें ना 100%। अभी और चलेगा? आज के लिए पूछे कि एक दो दिन के लिए? आज के लिए, और अगर पोजीशन भी लिया तो इंट्राडे में फाइनल टारगेट आ गया, तो तब 5-25 पॉइंट एक्सपायरी का एडजस्टमेंट रहेगा। आज तो इसके आसपास रहे, बट अगर आप नेक्स्ट डे के लिहाज से पूछें तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस की पोजीशन है। अभी तो जय ने बोला ही है 44,000 का कॉल लीजिए, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। टारगेट हमारे 45,000 के कभी से हैं, आज नहीं है। और आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे 18,200 आपका बैंक निफ्टी पार करता है, 43,500 बैंक निफ्टी पार करता है, तो लाइफ हाई बनाना ही है। बिल्कुल लाइफ हाई की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल होल्ड करिए। और मूव शानदार आती हुई दिख रही है। एक बार जैन साहब से भी बैंक्स पर राय लेना चाहूंगा। जैन साहब, कोई बैंकिंग स्टॉक जो रेडार पर रखना है? आई मीन सारे बैंक स्टॉक्स में देखिए क्या क्या ब्रेकआउट आ रहे हैं, छोटे मझोले हों बड़े वाले हों। एचडीएफसी बैंक देखिए जबरदस्त मूव इस पर भी आपको आती हुई दिख रही है। बाकी बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम है। कोटक बैंक अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छी मूव दिखा रहा था। सारे पीएसयू बैंक्स आज बड़ी तेजी में आ रहे हैं सर। बैंक ऑफ इंडिया अच्छा मूव यहाँ पर है। पंजाब एंड सिंध अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पीएनबी, आईओबी, सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। क्या करना है सर इस स्पेस में? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनफैक्ट जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि इतनी दूर जाए और बोले कि पूरी आप पहाड़ी चढ़ जाओ और दर्शन हो ही नहीं, ऐसा नहीं। और न्यू हाइज तो बनेंगे ही, ऐसी कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए उसमें, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है एचडीएफसी मर्जर। तो एचडीएफसी लिमिटेड ने जो आग लगाई है, एक तरीके से जो माहौल बना एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स को देखकर, तो सर्टेनली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों, फिर आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं कितने दिनों से उसके बारे में बुलिशनेस मेरी दिखाई रहा हूँ। मुझे समाव टॉप पिक तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक की लगती है सब में से। वो बहुत बढ़िया कर रहा है। कोटक इनफैक्ट वापस से आ गया। एक्सिस भी ठीक ही था। इनफैक्ट रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं भी किया था मार्केट ने, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बढ़िया है। सो ओवरऑल जो बड़ी बैंक्स है सारा अच्छा कर रही है। और पीएसयू बैंक्स में जरूर से एक गो फर्स्ट की न्यूज आई, तो उसमें थोड़े से जो 2-3 पीएसयू बैंक्स है उनमें एक्सपोजर था, तो उनकी वजह से थोड़ा ड्रैग जरूर आया। बट ओवरऑल लगता है कि पीएसयू बैंक्स भी अच्छा करेंगे और पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक्स में बने रहें, और आईसीआईसीआई बैंक विल स्टिल बी माय टॉप पिक एंड एसबीआई बैंक विल बी माय सेकंड टॉप पिक। तो ये है आपके लिए कुछ बैंकिंग काउंटर्स जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख सकती है। बड़ा मोमेंटम इन सभी काउंटर्स में आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक्स की तरफ से तो जबरदस्त मूव आ ही रही है। ऑटो स्टॉक्स पर भी एक बार फोकस करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। एक बार एक जो खबर आई है इंटरेस्टिंग स्पेस में, वो बात करते हैं। वो है फेम टू इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। यहाँ पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार को हेराफेरी की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या ये पूरा मामला एक बार जरा समझा जाए आशीष चतुर्वेदी के साथ? आशीष बताइए क्या ये मामला? दीपांशु, बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से जो है हेराफेरी इसमें की गई है। मैं आपको बताता हूँ खासतौर पर इंटेलिजेंट तरीके से सर सुन के परेशान हो जाएंगे। ये क्या होता है कि सरकार सब्सिडी देती है 1.5 लाख से, जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 व्हीलर है, इनके ऊपर 1.5 लाख की कीमत होगी तो सब्सिडी मिल जाएगी। और इसके पीछे 1.5 लाख की कीमत होगी तो सब्सिडी मिल जाएगी। ओके, क्योंकि सरकार का मोटिव ये है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग हो और दूसरा लोगों को थोड़े किफायती दामों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले। अब कंपनियां क्या कर रही थी कि 1.5 लाख रुपए में आपको स्कूटर तो दे देंगी, लेकिन कहेंगे कि भाई ये स्कूटर तो है लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपए दो। बिना सॉफ्टवेयर के स्कूटर चलेगा किसी? नहीं चलेगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर इसके लिए भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद आपकी बैटरी की रेंज बढ़ेगी, तो करना ही पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात कि बिना चार्जर के स्कूटर का करेंगे क्या? ये चार्जर के लिए भी अतिरिक्त 15 से 20,000 रुपए ले रहे थे। तो जो दरअसल 1.5 लाख रुपए का स्कूटर था, पढ़ते पढ़ते 1,80,000 रुपए का हो रहा था। अच्छा, तो वो ओवर एंड द अबाव इसके 1.5 लाख के ऊपर। ऐसा तो नहीं था इसमें? देखो कि अगर आप टायर लेंगे तो उसके पैसे अलग लगेंगे। खाली स्कूटर की बॉडी अलग है, टायर के पैसे अलग से देने पड़े? नहीं, ऐसा नहीं। या फिर स्टीयरिंग के अलग, हैंडल के अलग? नहीं, ऐसा नहीं। वाकई में ऐसा कर रहे थे? सच में? सही बताओ आप सर, सच्ची।
ये एप्पल वाली हरकतें हैं, एप्पल ऐसे काम करता है, ईयरफोन्स नहीं देगा, चार्जर नहीं देगा, उसके एक्स्ट्रा पैसे आप दो। इनसे कहीं से तो सीखोगे। बंसल जी भी इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहता है। अच्छा पहले आप बता दो, फिर मैं बंसल जी के पास जाता हूँ। सर बहुत लोगों को ऐसे चूना लगा है। देखिए एथर ने 95,000 ग्राहक ऐसे इन्हें बेचा है और अब करीब 140 करोड़ जो है ये रिफंड करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने करीब करीब 1 लाख लोगों को ऐसे बेचा है और स्कूटर, और 130 करोड़ ये रिफंड करेंगे। बाकी टीवीएस मोटर्स को देखें, हीरो को देखें तो इनका 2 करोड़ 16 करोड़ के आसपास का जो है रिफंड आ रहा है। लेकिन ये जो 2 कंपनीज है एथर और ओला इलेक्ट्रिक, इन्होंने सर जमकर पैसे कमाए। ओहो, ये है आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इसलिए सरकार थोड़ी इन्हें टाइट कर रही है ना, प्रैक्टिसेस हैं। जरा हाँ बंसल जी अब दीजिए आप विशेष टिप्पणी जी। अनिल जी पहले तो दीप अनिल जी शेयर ले जाते थे, आज जो बोलना था वो बोल दिया अनिल जी। एप्पल वाली हरकत है अनिल जी, एप्पल से इंस्पायर्ड हुए हैं ये लोग। एप्पल जो अभी दीप ने बोला, चार्जर, ईयरफोन, अनिल जी सबके पैसे लेता है। और अब तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक साइज का, पहले चार्जर इतना छोटा आता था। हाँ, वायर बड़ी छोटी। हाँ मतलब कि आदमी चार्जर के लिए वहाँ स्विच के पास खड़ा है जैसे फोन लेके चार्ज हो जाए भाई, थोड़ा लंबा दे दो भाई। इतने पैसे लाख लाख रुपए फोन के लेते हैं, सच में। थोड़ा 2 फीट एक्स्ट्रा चार्जर दे क्या जाएगा। तो जो कि ये है ना, तभी तो इनके मार्जिन इतने अच्छे हैं। हर चीज जहां जिनका छोटा सा भी पैसा बचता है वो निकाल लेते हैं आपसे। हाँ मतलब 1 फीट चार्जर का वो वायर बचा, उसी में करोड़, इनके वही प्रॉब्लम हुई ना, करोड़ों की कमाई हो जाती है ना, दिक्कत वही है। टिम कुक साहब अगली बार आएंगे तो बात करेंगे उनसे। पर ये 3:20 बज रहे हैं, थोड़ी देर में एलजी की स्ट्रैटेजी भी लेंगे और पूछेंगे भाई कि क्या करना है। अब इतनी बढ़िया पोजीशन जो आपने बनाई है बाजार में, बट मूव ज़बरदस्त आई है। 1-2 और काउंटर्स पर भी आप रखिएगा नजर जहां पर मूव आ रही है। इंश्योरेंस की हमने बात करी थी, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, यहां पर भी ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पीएसयू इंश्योरेंस तो है ही जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में भी अच्छा एक्शन है। आइए लेते हैं 3:20 अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी। कुछ बदलाव नहीं हुआ सर, डाउ फ्यूचर्स वही सपाट है, अब मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। 17 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, 17 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। आज ईसीबी की पॉलिसी है और एप्पल के ही नतीजे हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। आज शाम एप्पल के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर रहेगी नजर। उनके वीकली जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, कल जॉब्स डेटा आने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट अदरवाइज ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है सर, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या करके जाना है? देखो दीप, जो है तेजी की पोजीशन वो तो रखिए बरकरार, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं। राइट, ठीक है। फ्रेश खरीदने के लिए कल का इंतजार करें, क्योंकि डाउ फ्यूचर से आज कोई साफ संकेत नहीं है और हमारे बाजार शॉर्ट कवरिंग की वजह से डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो कल एक छोटा मोटा नीचे मौका दे दे। छोटा मोटा से मतलब क्या है मेरा, 18,150 175 में आएगा तो वहां लेने का मौका बनेगा। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी करके जा रहे हैं तो ये सोच के चले 18,150 175 आएगा तो मैं और ऐड करूंगा। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर कट है। बाकी फ्रेश खरीदारी कल के लिए रखें, है उसको होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी 43,700 पे बंद हो रहा है। ये मान के चलें कि 43,500 के आसपास कल आपको मिलेगा तो और ऐड करेंगे 475 500, उस हिसाब से आप लेके जाएं, नहीं तो फिर कल ले लें। अगर लॉन्ग पोजीशन में डर लगता है कि भाई 3 दिन से डाउ गिर रहा है, चौथे दिन और गिर गया तो 3 दिन तो हमारे में अकड़ थी, चौथे दिन हम भी झुक गए तो करेक्ट है ना भाई, झुक सकता है ना आदमी, कब तक अकड़ा रहेगा। तो फिर ऐसे में ऐसा डर अगर आपको लगता है तो 18,100 का पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिए और 43,300 का पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिए, अगर ऐसा डर लगता है तो। डरना नहीं चाहिए कायदे से आपको, लेकिन फिर भी लग सकता है, डर है तो 43,300 18,100 जिन्हें डर लगे उन्हें ऑप्शन पुट ऑप्शन हाथ में रखना है, सिंपल। गॉट इट, ठीक है। तो पोजीशन कैरी करिए, हेज बस एक बना के रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, आइए बैन से बेनिफिट आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताएं, मन्नापुरम है बैन में, कोई कंपनी देने आ रहा है, यही बाहर चला जाएगा? बिल्कुल कंपनी देने आ रहा है जीएनएफसी, जहां पर अगर आप देखें तो 107% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, कल करीब थी 90%, यानी धीरे धीरे पोजीशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। अभी मन्नापुरम का भी अपडेट दे दूं कि कल 132% के साथ बैन में आया था, अब चल रही है फिलहाल 107% के आसपास। तो दोनों स्टॉक जो है अब ये थोड़े दिन बैन में रहेंगे। जीएनएफसी की फ्रेश एंट्री हो रही है, मन्नापुरम जो है बैन में बना रहेगा। ओके, तो जीएनएफसी आने की तैयारी में है और मन्नापुरम बैन में बना रहेगा। आज थोड़ी रिकवरी मन्नापुरम में है जरूर, बट जीएनएफसी ऑफ लेट ये बैन का एक फेवरेट बन गया है। लास्ट सीरीज में भी हमने देखा था, इस सीरीज में एक बार फिर से ये आपको बैन में आने की तैयारी में दिख रहा है। चलिए कल के भी कुछ नतीजों पर फोकस कर लिया जाए। ब्रिटानिया, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। डाबर के तो नंबर्स हमने थोड़े सुस्त देखे हैं इस समय, बट कुछ वन ऑफ थे डाबर में। ब्रिटानिया में क्या होगा नुपुर बताइए।
मेरे को ब्रिटानिया की एक्सपेक्टेशन है कि नतीजे अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट मार्जिन इस बार इंप्रूव होकर आ सकते हैं। कंपनी की आय में करीबन 13% का अनुमान है कि बढ़कर आ सकती है 4020 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा देखें तो 28% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर बन रहा है। 700 करोड़ के आसपास की कामकाजी मुनाफा भी आ सकता है। मार्जिन देखें तो 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर लेके चल रहे, 15.5% से 17.5% के आसपास आ सकते हैं और मुनाफा जो होगा वो 500 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। वॉल्यूम्स हालांकि सुस्त रहने वाले हैं, 2 से 2.5% की वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कंपनी ने अपने जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ाए थे, जिसके चलते आपको वैल्यू ग्रोथ दिखेगी जो कंपनी की 13% की आय ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जो कम होती है अभी हमने कमोडिटी के उसका भी सहारा मार्जिन लगता है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों में ही सुधार की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन यही बन के आ रही है और जो रूरल डिमांड है कमेंट्री मैनेजमेंट से निकल के आ रही है कि थोड़े कंसर्न है। बाकी मैनेजमेंट से भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 2 से 2.5% की वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन सपोर्ट वैल्यू ग्रोथ से मिलने वाला है क्योंकि कंपनी ने अपने प्राइसेस को काफी तेजी से बढ़ाया था। ओके, तो यह है आपके लिए ब्रिटानिया। देखते हैं इसकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी। थोड़ा प्राइसिंग एक्शन भी रहा था। नुपुर, साथ ही जरा मैरिको के नंबर्स यहाँ पर भी बात कर रहे थे। अगेन कंजम्पशन से ये भी नंबर्स लाने वाली है। रिसेंटली स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी दिखा था, आज थोड़ा सुस्त जरूर है। मैरिको की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है? परफॉर्मेंस भी सुस्त रह सकती है क्योंकि कंपनी की आय में सिर्फ 4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। 2250 करोड़ के आसपास आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 390 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। मार्जिन 17.5% के आ सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 9% से बढ़कर 280 करोड़ के आसपास आता दिख सकता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 5 से 5.5% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। ग्रॉस मार्जिन पिछले क्वार्टर से 100 से 150 बेसिस पॉइंट इस बार सुधार के आ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको एबिटा मार्जिन में दिखेगा फ्लो होता हुआ। कंपनी ने अपने जो पोर्टफोलियो उसका मिक्स में चेंजेस किए, जिसके चलते इस क्वार्टर में उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन जैसे कि हर एफएमसीजी कंपनी में मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली रूरल डिमांड, वॉल्यूम और मार्जिन को लेकर। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया और मैरिको, दोनों कंजम्पशन दिग्गज के नंबर्स आने वाले हैं कल, इस पर करेंगे फोकस। आइए कुछ क्विक कॉल्स ले लें क्लोजिंग से पहले। एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, टीवीएस मोटर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। मुझे ऐसा लगता है कि कल ये स्टॉक 1195-1200 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 1165 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 41 रुपीज 50 पैसा, 41 रुपए 50 पैसा। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर मोमेंटम है। स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। आज ये रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक दिसंबर के हाई लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से आने वाले दिनों के अंदर 10 से 15% का ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जिन्होंने बाय करा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस 40 रुपए का लगाए और खरीदारी करें। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा 44 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा वो 46 रुपए का बनेगा। 44-46 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें 40 के स्टॉप लॉस से। सुमित जी का ओल्ड फेवरेट है ही एनबीसीसी, इस पर आपको रखनी है नजर। बाय द वे, अदानी एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स आ गए हैं, एक बार जरा ये भी आपके लिए मार्क कर देते हैं। मुनाफे का आंकड़ा आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से बढ़कर आया है। आय में भी हमने करीब 26% की बढ़त देखी है। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर रखनी है नज़र। क्या ऑडिटर ने कुछ कहा है उस पर भी हमारी नज़र है, वो भी आपके लिए डिटेल्स लेकर आएंगे। मुनाफा इनका 304 करोड़ से बढ़कर 722 करोड़ का आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफा भी डबल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल आते हुए दिखा है। 1262 करोड़ से बढ़कर 3587 करोड़ का आते हुए दिखा है। देखते हैं अगर कुछ वन ऑफ या एडजस्टमेंट है, बट ऑन द फेस ऑफ इट बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से, जो इस समय आए हैं। 370 करोड़ का एक मुश्त घाटा है, उसके बावजूद ओवरऑल मुनाफे में आपने एक बढ़िया बढ़त आती हुई देखी है। मार्जिन एक्सपेंशन भी रहा है, 5% से बढ़कर मार्जिन आपके 11.5% के आते हुए दिखे हैं। 5 से 11.5
बड़ा एक्सपेंशन है। आय भी 24,865 करोड़ से बढ़कर 31,350 करोड़ की आती हुई दिखी। तो आय में भी जबरदस्त उछाल है। देखते हैं क्या कुछ फैक्टर्स हैं, बट ऑन द फेस ऑफ इट मजबूत प्रदर्शन दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इवेंटफुल डे रहा है। अनिल जी जैसा बता रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की 2023 की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिलने वाली है। इस साल पहली बार 18,200 के ऊपर आप क्लोजिंग के लिए, आई थिंक दूसरी बार इस साल 18,200 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और 43,650 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। अदानी एंटरप्राइज जिसके नंबर्स आए थे टॉप गेनर है आपका, बट बजाज फाइनेंस आज जबरदस्त एक्शन में रहा है। HDFC बहुत ही शानदार नतीजे इसके थे, 2.5% ऊपर ये बंद हो रहा है। बजाज फिनसर्व में भी आपने बढ़िया खरीदारी आते हुए देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट था 1% ऊपर, TCS का सपोर्ट था 1% ऊपर, HDFC बैंक का सपोर्ट था 2% ऊपर, SBI में भी 1.5% की आपने बढ़त देखी है। HUL भी आज थोड़ा ऊपर था, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये भी काफी एक्टिव रहे। तो सारे दिग्गज स्टॉक्स का बढ़िया सपोर्ट था। एक ITC मामूली सी नरमी दिखा रहा है। टाटा मोटर्स, M&M, ICICI यहाँ पर भी हल्की गिरावट है। ब्रेथ काफी पॉजिटिव थी। 40 निफ्टी स्टॉक्स आपके ऐसे हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। वायदा कारोबार में आइए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आज का स्टॉक ऑफ द डे 7.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। ABB इसकी भी बात हुई थी 5.5% ऊपर। M&M फाइनेंस में बढ़िया एक्शन रहा। एस्कॉर्ट, थूट और मनापुरम यहाँ पर भी बढ़िया आपने खरीदारी आते हुए देखी है। पेट्रोनेट नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त था। UPL में थोड़ी कमजोरी थी और GNFC जो वायदा कारोबार के बैन में आने वाला है इसमें सुस्ती थी। डाबर भी नतीजों के बाद सुस्ती क्लोज होते हुए दिख रहा है। बट अनिल जी ढेरों बधाई सर, एक तो सारे टारगेट्स जिनकी बात करी थी आज आपको अचीव होते हुए दिखे, स्टॉक्स में भी, इंडेक्स लेवल पर भी, और 2023 की सबसे बेस्ट क्लोजिंग। देखो दीप क्या है, सब मार्केट का कमाल है, अपना कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट रीडिंग तो करी ना दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस फाइनेंशियल ईयर से लगातार जो तेजी की बात हम कर रहे हैं वो अभी तक ठीक हो रही है। और इसलिए बार बार आप जब आजकल आसान हो जाता है, जब आपको क्या करना है और एक ही शब्द काम हो जाता है तेजी, तो उसमें काम हो जाता है। तो क्लैरिटी है, सबसे बड़ी बात है कि थॉट्स की क्लैरिटी है। और सबसे बढ़िया बात ये भी है दीप की मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखें ना आप क्या एक्शन हो रहा है। तो टाइम से पिछले 10-15 दिन से 2 हफ्ते से हम लगातार चिल्ला के कह रहे हैं कि मिड कैप और वहाँ पैसे बन रहे हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी जगह सुमित जी खुद बता रहे, देखो सुमित जी का GIC 20% है ना, सोच नहीं सकते। जो जिसको 20% को बढ़ने में मतलब 20 हफ्ते लग जाते हैं और हिलता नहीं है, और दिन में 20%। तो ये टाइम है, अगर आप टाइम से अपना फोकस बनाकर शिफ्ट हो गए तो पैसा बन जाता है, बस बात वही है। तो बेहतर यही है। और हर गुरुवार को आपके साथ शो पर होते हैं जैन साहब, क्लोजिंग वाले शो में। और जैन साहब स्पेशली आते ही एक वजह से शो में, क्योंकि वैसे भी इस तरह के तेजी के मार्केट में जैन साहब का तो नंबर लगता नहीं। मुश्किल से 1-2 सवाल हम सभ्यता के नाते पूछ लेते हैं, शिष्टाचार के नाते। बाकी तो जैन साहब को भी मालूम बिगुल पे बिगुल चलता है। लेकिन जैन साहब आते हैं 3:30 बजे के लिए, जब बाजार बंद होता है। एब्सोल्युटली। पूछिए क्यों? क्योंकि बात दुनिया की प्रोमो आता है ना, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जैन साहब कागज पेन लेके देखो रेडी हो गए, जैन साहब हाथ में है कागज पेन। हाँ, अब लिखेंगे, जैन साहब बताएंगे कि कौन सी वो स्टोरी है जो आज शाम 4:30 बजे आपके लिए आने वाली है, और उनमें से आपकी पसंद की स्टोरी कौन सी है, देखिए एक झलक। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा जहां समा जाएगी 40 मंजिला इमारत। धरती के नीचे मौजूद 24 आंखों वाली अनोखी मछली। दिखाएंगे एक ऐसा गड्ढा जहां जवान घुसने के बाद निकलते हैं सीधे बूढ़े होकर। और बताएंगे अंतरिक्ष का वो इलाका जहां खुलने वाला है पेट्रोल पंप। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा। बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो आपकी सुविधा के लिए चारों स्टोरीज आज की मैं यार रिपीट कर दूं। ऐसी गुफा जहां, इतनी बड़ी गुफा जहां 40 मंजिला इमारत बन सकती है, इतनी बड़ी गुफा, 24 आंखों वाली मछली, अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहें अपनी 2 आंखों से 24 आंखों वाली। तीसरा एक और कहाँ, ऐसा शहर जहां आप जवान होकर घुसे बूढ़े होकर निकले। गड्ढा, हाँ गड्ढा, नोट शहर, गड्ढा। ऐसा गड्ढा जहां जवान होकर घुसे बूढ़े होकर निकले। और अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप। अब इनमें से मुझे जो लगता है जैन साहब के पास एक आइडिया लगाएं जी। वो गड्ढा जवान होकर जैन साहब यही है ना आपकी पसंद वाला? नहीं, क्या बात कर रहे हो? कोई ऐसा
गड्ढा चाहिए जहाँ बूढ़े होकर जवान होकर निकले। अंशल जी तो ये कह रहे हैं कि उल्टा घुसो ना आप। बूढ़े वाले रास्ते से घुसो, जवान होके निकलो। बंसल जी ठीक है ना ये वाला? नहीं अनिल जी ये भी ठीक है, ये तो अनिल जी हम लोगों के लिए हो गया। अनिल जी यहाँ तो लिस्ट बना ली मैंने, हाँ। किसको उस गड्ढे में धक्का देना है। अब और जाओ बंसल जी के साथ में। चलिए बताइए जैन साहब, फिर आपकी पसंद की स्टोरी कौन सी है? नहीं अनिल जी, जवान और बूढ़ा और रिवर्स वाली ज्यादा अच्छी थी। बाकी पेट्रोल पंप स्पेस में, तो स्पेस में पेट्रोल पंप का मतलब ये स्पेस जो एयरक्राफ्ट जाती है स्पेस क्राफ्ट, उसमें तो शायद दूसरा फ्यूल डलता है, वो जेट फ्यूल डलता है ATF। तो देखते हैं पेट्रोल पंप बढ़ियस किसके लिए यूज होता है। बाकी ये केव वाली कहानी भी इंटरेस्टिंग है, देखने की इच्छा जरूर है। बाकी ओवरऑल आज की कहानियां बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड वे में नहीं ले सकते हैं, बट यस दे आर गुड नॉलेजेबल न्यूज़। नहीं जैन साहब इन शॉर्ट जानना ये चाहते हैं कि ये पेट्रोल पंप खोलने की एजेंसी कौन सी कंपनी दे रही है? 2-4 पेट्रोल पंप मैं भी खोल दूं वहां पर। बैठे बैठे इनकम आती रहेगी, है ना? हमारे कई रिश्तेदार हैं, वो पेट्रोल पंपों में ही है, मतलब कम से कम मतलब आसाम में। मैं समझ गया जैन साहब, आपका पेट्रोल पंप पे इंटरेस्ट जो गया ना, मेरे समझ में आ गया। अच्छा, और किसी की कोई पसंद की स्टोरी कोई है तो बताएं। तो ये चारों स्टोरी हैं जो आज आपको देखने को मिली 4:30 बजे हमारे विशेष शो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आज बात दुनिया की इस हमारे खास शो में। ओके, और इसके बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और काफ़ी कुछ आज शाम को आपके लिए और है। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब के जरिए कमाई के ढेर सारे ऑफर आजकल आपको आते होंगे। दरअसल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आने वाले ऐसे ऑफर पूरी तरह से फर्जी होते हैं। लाइक सब्सक्राइब वाले ठगी के इस खेल में जालसाज अपने शिकार को भरोसे में लेने के लिए शुरू में पैसे भी देते हैं। पहले आपको पैसे देंगे, अच्छा, हाँ, और फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए फिर वो आपको फंसाते हैं। बिल्कुल मैदान साफ। आपकी खबर आपका फायदा। हम लाइक सब्सक्राइब वाले इस फर्जीवाड़े से आपको बचाएंगे। ठगी के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को आपके सामने रखेंगे। एक्सपर्ट से इस ठगी के नए वाले तरीके पर करेंगे बातचीत। प्रशांत माली साहब होंगे, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। अमित दुबे साहब होंगे, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। और राहुल त्यागी साहब, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के। तीनों से करेंगे मुलाकात। पग पग ठग, मतलब हर एक मतलब हर कदम पर ठग, वो आप समझिए। शाम 6 बजे की विशेष पेशकश। अब आइए नौकरी पेशा लोगों के लिए एक स्टोरी है। अब अपने EPF खाते से आप ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। EPFO के नए नियमों के मुताबिक आप अपनी एक्चुअल बेसिक सैलरी पर आप पेंशन पा सकते हैं। 15,000 रुपये तक की बेसिक आय पर ही पहले कैलकुलेट होता था, पर अब अभी भी इस नियम को लेकर थोड़ी असमंजस वाली स्थिति है। गणना कैसी होगी, 2014 के बाद योगदान को इसमें कैसे शामिल किया जाएगा और किन लोगों को इसका होगा फायदा। EPFO ने ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ाकर 26 जून कर दी। बताएंगे इसकी बारीकियां शाम 6:26 मनी गुरु में। देखिए हायर पेंशन कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। हमारे साथ होंगी प्रीति खुराना जी, डायरेक्टर एडवोकेसी एंड रेगुलेशन क्लियर की, और साथ ही पुनीत गुप्ता साहब होंगे, पार्टनर EY इंडिया के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात आज पेंशन के नए नियमों पर। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी। अपने क्लाइंट्स के लिए कंपनियां खोलने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय के 3 मई के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CACS ICW अगर किसी क्लाइंट के लिए चुनिंदा वित्तीय सौदे करते हैं तो वो PMLA के कानून के दायरे में आएंगे। आज इंडिया 360 में इसी मुद्दे पर करेंगे हम पूरा विश्लेषण। जानेंगे आखिर क्यों सरकार को CACS और कॉस्ट अकाउंटेंट को PMLA के दायरे में लाना पड़ा। तो ज़रूर देखिएगा PMLA का दायरा CACS तक फैला। आज रात की 8 बजे की हमारी कवर स्टोरी है। टॉक ऑफ द टाउन भी ये आपके लिए। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल वीकेंड सेशन फ्राइडे, बहुत जल्दी एक बार फिर से फ्राइडे आता हुआ। 3 दिन आपने फिजिकली यहाँ पर काम किया है, मेंटली आराम किया है। कल आखिरी हफ्ते के दिन ज़रूर मेंटली और फिजिकली दोनों एक साथ अपने को तालमेल के साथ कार्यक्रम में तशरीफ लाइए। जय मना कर रहे नहीं, जय नहीं, 3 दिन की तरह ही चौथा दिन भी। अनिल जी, मैं वो कहने जा रहा था अनिल जी,
फिजिकली मेंटली दोनों यानी जी प्रेजेंट ही थे। आपने जो कहा मुझे हंसी आ रही थी। बिल्कुल अनडाउटेडली इस हफ्ते जो दमदार कॉल्स आपने दिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने दिया, मेरे ख्याल से इस हफ्ते हार्डली कोई एक भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, हार्डली कोई एक आध छोड़ दो, बट मैक्सिमम टारगेट्स हासिल होते हैं। देखिए मूवमेंट बहुत ही गजब का पकड़ में आया। उम्मीद करें कल हफ्ते के आखिरी दिन भी इसी तरह का मूड माहौल रहे बरकरार। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।